नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 सिल्वर स्टोरीज में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। सिल्वर स्टोरीज एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां पर हम छत्तीसगढ़ के स्वर्णिम 25 सालों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जब बात आती है छत्तीसगढ़ के 25 सालों की, तो हम उसकी उपलब्धियों पर भी बात कर रहे हैं, उसके विकास पर भी बात करेंगे, लेकिन इसके साथ-साथ चुनौतियों पर भी बात करना ज़रूरी है। और चुनौती का नाम जब लेते हैं, तो छत्तीसगढ़ का जब गठन हुआ, तब से ही हमें मिला नक्सलवाद। नक्सलवाद के सफाई की दिशा में लगातार काम हो रहे हैं। अब तो हम उस वर्ष में हैं जिस वर्ष में नक्सलवाद का दी एंड होने वाला है, मार्च 31 2026 की वो तारीख जिसकी ओर देश देख रहा है। लेकिन नक्सलवाद के सफाई की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एक ऐसी शख्सियत आज हमारे पॉडकास्ट में हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि पहले और अब में कितना बदलाव आया है बस्तर क्षेत्र में, खास तौर पर क्योंकि बस्तर नक्सलवाद का गढ़ माना जाता रहा है। वहाँ क्या बदलाव हुए हैं, किस तरह से वो इस पूरे मिशन को देखते हैं और किस तरह से उनकी भूमिका रही। आज इस पर सिल्वर स्टोरीज में बात होगी रिटायर्ड डीजी RK वित्सर से। सर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। बहुत स्वागत है आपका। सिल्वर स्टोरीज में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, लेकिन पहले क्वेश्चन की अगर बात आती है तो हम सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि नक्सलवाद एक वक्त पे ऐसा लगता था कि कभी छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म होगा क्या, लेकिन अब 2026 31 मार्च की वो तारीख है, डेडलाइन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं और सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, पूरा देश देख रहा है अब कि नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपने बस्तर को जिस तरह से देखा है, जिस तरह से जिया है, मुझे नहीं लगता कि किसी और ने बस्तर में उतनी गहराई से काम किया है। आप ये जो नक्सलवाद के सफाया है और उसकी डेडलाइन को आप कैसे देखते हैं? इसका क्रेडिट आप किसे देंगे? सतत चलती हुई प्रक्रिया को, डेडलाइन के ऐलान को, या फिर डेडलाइन के ऐलान के बाद जिस तेजी से ऑपरेशंस हुए हैं उसको? मुझे लगता है तीनों चारों जितने भी बिंदु आपने बोले सभी को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। जी। आप प्रक्रिया को मिस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो प्रक्रिया नहीं होती तो आज जो संसाधन आज हैं, जो आज लड़ने की, चाहे वो इच्छा शक्ति ज़रूर लगती है कि आज एक नया एक टूल सामने आया हमारा, लेकिन जो सिक्योरिटी पैराफर्नेलिया जो टाइम के साथ जो सुदृढ़ हुआ, स्ट्रेंथन हुआ है, जो फोर्सेस में बढ़ोतरी हुई है, जो वहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है, कैसे वहाँ के लोकल यूथ को हमने अपने साथ लिया है। अगर आप इन चीज़ों को मिस कर देते तो ये टारगेट अचीव केवल विल पावर से नहीं होता है। विल पावर के साथ ये निश्चित है कि विल पावर अभी की सरकार ने दिखाया, केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिसको बोलते हैं बोथ आर ऑन द सेम पेज, दोनों का टारगेट एक ही था। जब आपको एक समय सीमा तय कर देते हैं तो लोग उसकी दिशा में काम करते हैं, तो एक दिशा मिल जाती है, एक टारगेट मिलता है तो आप अचीव करने, चाहे वो अचीव कितना कर पाते हैं ये बाद में मेजर करता है आदमी, लेकिन टारगेट रखने से एक आपको दिशा मिलती है और आप उस दिशा में काम करते हैं, अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण विल पावर अभी के टाइम में कहूँगा कि वो टॉप पर है। जी। लेकिन जो प्रोसेस रहा है, बस्तर को अगर आप देखेंगे तो देखिए माओवादी, नक्सलवादी कहिए, इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं ये टर्म्स, हालाँकि दोनों को समझने में अंतर है। नक्सलवाद कहेंगे तो 90s 80s में पहली बार आए थे यहाँ। और आज 25 हो गया है। तो 45 ईयर्स, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 45 ईयर्स की जर्नी को आप बोलें कि इसका योगदान नहीं है। 45 ईयर्स में डेफिनेटली। क्या हुआ, उस समय पहले क्या था, किस प्रकार से उसको समस्या को समझा गया, ऐसे क्या फैक्टर्स थे जो नक्सलियों ने जिसका फ़ायदा उठाया, लोगों को अपनी तरफ किया, कैसे सरकार ने फिर काम किया, कैसे पुलिस को स्ट्रेंथन किया और कैसे ऑपरेशंस हुए, कैसे आगे बढ़े, कैसे लोग उनके माओवाद के प्रभाव से बाहर आने में हम लोग सरकारें और सुरक्षा बल सक्सेस हुए। मुझे लगता है ये सभी को एक साथ बिल्कुल। देखना पड़ेगा। जब जब डेडलाइन डिक्लेयर की गई कि मार्च 31 2026, तब ऐसा लग रहा था कि ऐसे एक डेट कैसे बताई जा सकती है कि इस डेट पर आप खात्मा कर देंगे? उस टाइम पे मतलब आपके क्या विचार थे इस पर? आपको क्या लगा था कि एक डेडलाइन सेट हो गई है, अब कैसे होगा? देखिए, डेडलाइन केवल डेडलाइन तय कर देने से, मुझे याद आ रहा है कि डेडलाइंस पहले भी तय की गई थी। अगर ओके। आप याद करें तो शायद 2022 में एक बार डेडलाइन तय की गई थी, लेकिन वो अचीव नहीं हुई। तो क्या होता है कि जब उसका उस डेडलाइन, तरह से प्रचार नहीं किया गया, लेकिन इस बार जिस तरह से ऐलान किया गया बड़े मंचों से कि प्रचार और ऐलान नहीं, उसके साथ उसको अचीव करने के लिए जो स्टेप्स लेने चाहिए। ओके। मतलब अगर आज हम एक पोजीशन में बैठे हुए हैं, हम ऑपरेशन कर रहे हैं,
मुझे 50 किलोमीटर चल के ऑपरेशन करना है, और वो इलाका वो है जो प्रभावित इलाका है, जहाँ उनकी जनता ना सरकारें हैं, मास ऑर्गेनाइजेशन बहुत एक्टिव हैं, वहाँ उनका नेटवर्क एक समय था उनका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो पुलिस की मूवमेंट की जो खबर मिल जाती थी उनको, तो आप अगर ऑपरेशन करके वापस लौट रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप हिट हो जाते थे, तो ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ता था आपको। तो अगर वही हालत रहते तो शायद मुश्किल रहता। ग्रेजुअली सरकारों ने अपना बल बढ़ाया, पुलिस बल बढ़ा काफ़ी। पुलिस जब छत्तीसगढ़ बना था तो हमारे पास 7 बटालियन हुआ करती थी, आज 22 बटालियन छत्तीसगढ़ की अपनी है। जब छत्तीसगढ़ बना था तो 22-23 हज़ार हमारा स्वीकृत बल हुआ करता था। आप याद करें उस समय वैकेंसी ज़्यादा यहाँ आई थी, लोग कम आना चाहते थे छत्तीसगढ़ में, तो 22-23 हज़ार टोटल बल था। आज 80,000 प्लस हैं हम। केंद्र सरकार की जो बटालियन शुरू में आई थी शायद 2003 में आए थे पहली बार, वो 3 बटालियन आई थी, आज 50 प्लस हैं। तो ये सभी में समय लगता है। कितनी स्कीम्स आई, किस प्रकार से कैंप एस्टेब्लिश होंगे। मुझे याद है, वो दिन भी याद है, चाहे वो सरकार की आरईएस एजेंसी थी या पीडब्ल्यूडी एजेंसी थी, बैरक नहीं बना पाती थी पुलिस की। तो बैरक बनाने के लिए किस प्रकार से फिर बदले, हमारे पामड़ एक पुलिस स्टेशन है बीजापुर के साउथ में, हमारे जवानों ने वहाँ की ईंटें बना के थाना बनाया था पहली बार। तो वो परिस्थितियाँ ऐसी थी। तो ये पूरा प्रोसेस जो है, ये जर्नी है, ये बड़ी टफ जर्नी है। मुझे लगता है शायद 1400 पुलिस वालों का खून बहा है इसको, अगर इस प्रोसेस में आज ये अचीव करने में। तो ये केवल एक पॉइंट या ऐसा नहीं है। आगे बढ़ने के साथ इस लड़ाई को जीतने के लिए जो सरकारों ने समय समय पे कदम उठाए हैं जी, मुझे लगता है वो सभी कदम बहुत महत्वपूर्ण, सभी का मिला जुला डेफिनेटली वो असर है, योगदान है। जब आपसे मैं बात कर रही हूँ तो मैं आपके बारे में जब पढ़ रही थी तो 88 बैच के आप आईपीएस ऑफिसर हैं। सबसे पहली पोस्टिंग आपकी भानु प्रतापपुर में हुई थी। जब पहली बार आप बस्तर पहुँचे, अभी भी आप रिसेंटली कभी गए होंगे, तो अभी जो बस्तर है, जो भानु प्रतापपुर है, और तब का जो बस्तर और भानु प्रतापपुर था, उसमें कितना बदलाव आप देखते हैं? जमीन आसमान का अंतर है। मैं जब वहाँ पर था उस समय बस्तर एक जिला हुआ करता था और दंतेवाड़ा पुलिस डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। मुझे तो ये भी याद है कि वहाँ हमारे पुलिस अधीक्षक ने सुसाइड भी किया था वहाँ पर एक पुलिस। अच्छा, ये अभी भी लगातार होता रहता है? नहीं, ये बहुत पहले की बात है। सीनियर अफसर द्वारा आत्महत्या करना वाज ए बिग न्यूज़, उस समय बहुत बड़ी घटना मानी जाती थी, क्योंकि वहाँ पर जीवन था नहीं, ऐसा समझ लीजिए। मैं आप 2000 की जब मैं वहाँ पहली मेरी पोस्टिंग हुई थी, दैट वाज 1990। इनिशियली क्या होता था कि जो भी यंग ऑफिसर्स होते थे उनको डिफिकल्ट एरिया में भेजा जाता था। आज भी पॉलिसी है वैसे, लेकिन आईपीएस ऑफिसर्स को पर्टिकुलरली जो डायरेक्ट ऑफिसर्स होते हैं उनको पहले डिफिकल्ट पोस्टिंग दी जाती थी। तो मेरी पोस्टिंग सबसे पहले बस्तर में हुई थी। आई वाज सेकंड एसडीओपी। पहले एसडीओपी मिस्टर बी के सिंह हुआ करते थे। बहुत छोटा सा एक कमरा था जहाँ पोस्टमार्टम हुआ करता था, उसको हमारा कार्यालय में तब्दील किया गया था। तो उस भानु प्रतापपुर में 90 में, हालांकि उस समय 90 में दलम वहाँ पर चल रहे थे, उस समय केशकाल और कोंडागांव इलाके में वहाँ दलम उस समय चला करते थे, लेकिन उस समय भी भय का माहौल था वहाँ पर। हालांकि उस समय इनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। उस समय नारायणपुर, कांकेर, बीजापुर, ये सारे डिवीज़न हुआ करते थे। कांकेर में एडिशनल एसपी बैठते थे, नारायणपुर में एडिशनल एसपी बैठते थे, ये जिले तक नहीं थे जी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ना के बराबर था। आज पुजारी कांकेर जो साउथ बीजापुर की बात अगर करें तो वहाँ पर पहले एक छोटा सा गार्ड रहा करता था, 1-4 का, हमारे एससीएफ का जो मध्य प्रदेश की पुलिस का गार्ड रहता था। आज बड़े बड़े कैंप लगाने पड़ते थे कुछ समय पहले तक, क्योंकि अचानक सिचुएशन बदल गई है। तो ये बात हुई 90 की जी। कम दलम थे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी, क्योंकि बड़ा पीसफुल इलाका रहा है। हमारे आदिवासी जो है बेसिकली पीस लविंग है। मुझे लगता नहीं कि वो वायलेंट नेचर के एज सच हैं, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। मैं एसपी झाबुआ रहा हूँ, वहाँ पर भील बिलालस भील जो होते थे वो वायलेंट नेचर की हुआ करते थे। यहाँ पर जो गोंड आदिवासी हैं वो बेसिकली वो शांत प्रवृत्ति के हैं। तो ये तो नक्सलियों ने आकर वो देखा कि वहाँ पर गरीबी है, पिछड़ा इलाका चुनना उनका एक अनुभव था कि वो वेस्ट बंगाल में नक्सलबारी एरिया में किस प्रकार से उनकी हार क्यों हुई वहाँ पर,
वहाँ बहुत जल्दी 72 में जब चारू मजूमदार की डेथ हो गई, तो इन्होंने यहाँ आने के बाद आंध्र प्रदेश में जो स्टेट कमेटी थी उन्होंने इसका एनालिसिस किया, समीक्षा की। बिल्कुल, ये सवाल मैं पूछना भी चाह रही थी क्योंकि शुरुआत कहीं और से हुई लेकिन छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा उपजाऊ रही नक्सलियों के लिहाज से अगर हम देखें तो। जी इसकी मूल वजह संभवतः यही है। जी हाँ, एक्चुअली बहुत बदलाव किए पॉलिसी में माओवादियों ने, नक्सलियों ने, कहिए कि जो जब जब वेस्ट बंगाल में जब इसको दबा दिया गया, ये समस्या खत्म हो गई। हालांकि कुछ महीनों में 67 में जब शुरू हुआ, बहुत जल्दी इसको सप्रेस कर दिया गया था। लेकिन जब चारू मजूमदार की डेथ हुई 72 में, उसके बाद जो भी ऑल इंडिया कम्युनिस्ट की कमेटी थी, कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, वो छिन्न भिन्न हो गई। तो वो सब राज्यों के एक एक दो दो मेंबर जो हुआ करते थे वो अलग अलग हो गए। तो उसमें जो टुकड़ी सबसे स्ट्रांग उभर के निकली वो आंध्र प्रदेश की निकली। तो श्रीकाकुलम का उसका वो बैकग्राउंड था। तो वहाँ पर करीमनगर और आदिलाबाद में जब जागीत्याल 1978 की घटना हुई, उससे पहले तक माओ नक्सलियों ने एक समीक्षा की थी। वो समीक्षा वैसे 1974 में हुई थी, लेकिन 2-3 साल आगे लगे उसको एक्सेप्ट करने में। उन्होंने अपनी हार की समीक्षा की थी कि बंगाल में हारे क्यों, बड़ा महत्वपूर्ण था वो। उन्होंने देखा कि जो बंगाल में हारे, तो जो भी नक्सली हमले हुए थे वो कोलकाता में हुए थे, कलकत्ता था। हमले शहर में हुए थे और चारू मजूमदार पार्टी को बनाने में या मास ऑर्गेनाइजेशन, मतलब लोगों को पीपल्स वॉर जिसकी बात हुई, उसमें बिलीव नहीं करता था। वो एनिहिलेशन ऑफ क्लास, मतलब वो खत्म करना कि वो जो जमींदार क्लास है, जो उद्योगपति क्लास है, ऊपर की क्लास है, उसको एनिहिलेट करना, मूलतः उसको नष्ट करना, उसका केवल एक टारगेट था, नष्ट करने वाला। तो ये जब एनालिसिस किया, उन्होंने देखा कि ये मास ऑर्गेनाइजेशन को नेग्लेक्ट करना, पार्टी को नेग्लेक्ट करना है सच, और सभी को मारना जरूरी नहीं है। तो ये एनिहिलेशन की थ्योरी और मास ऑर्गेनाइजेशन, इन सब में बदलाव करते हुए जब पीपल्स वॉर बना 80 में, तो उन्होंने ये देखा कि नाम पीपल्स वॉर भी इसीलिए दिया कि पीपल्स सपोर्ट के बिना, लोगों के सपोर्ट के पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती है। तो पार्टी को तवज्जो देना और जो लोगों को मारना है, क्योंकि वो तो सशस्त्र उनका संघर्ष है, उसमें वायलेंस तो उनका बड़ा असेंशियल एलिमेंट है। तो वो इनडिस्क्रिमिनेटली नहीं मारना, कि किसी को भी नहीं मारना, ऐसा पॉलिसी, हालांकि उदाहरण अलग हैं। तो इन्होंने अपनी पॉलिसी में बदलाव किया। तो मास ऑर्गेनाइजेशन पर जोर डालना शुरू किया, पार्टी को स्ट्रेंथन करना शुरू किया। और दूसरा उन्होंने देखा, शहरों पे हमला करके गलती की। शहरों में उनके लिए सिक्योरिटी बल जो है वो एनिमी होते हैं, कि शहरों में सरकार मजबूत होती है, इसीलिए शहर को नहीं चुनना, देहात के इलाके चुनने हैं। देहात के भी वो इलाके चुनने हैं जहाँ पर पिछड़ापन ज़्यादा है, जहाँ पर गुरिल्ला लड़ाई लड़ी जा सकती है। मतलब पिछड़ा हुआ इलाका बस्तर चुना उन्होंने, वहाँ पहाड़ हैं, वहाँ जंगल हैं, वह गुरिल्ला लड़ाई के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, इसलिए बस्तर चुना। जब करीमनगर और आदिलाबाद में लड़ाई चल रही थी, तो पहले जो गुरिल्ला जोन बनाना था वो नॉर्थ तेलंगाना का इलाका था, जिसमें करीमनगर और आदिलाबाद थे, लेकिन उसके साथ वारंगल और एक जिला और उसके अंदर जोड़ा गया। 4 जिलों का उन्होंने एक पर्सपेक्टिव तैयार किया। लेकिन जब वहाँ राज्य सरकार एक्टिव हुई कि नक्सलवाद जब बढ़ने लगा 78 के बाद, तो इनको लगा कि अगर यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट उनके ऊपर जल्दी ज़्यादा प्रेशर बनाएगी तो छिपने के लिए कोई जगह होनी चाहिए। तो दंडकारण्य को एज ए रियर सेक्टर, अपने बचाव के लिए, अगर वहाँ संघर्ष तेज हो जाता है और स्टेट उनको दबा देती है, ज़्यादा एक्शन होता है, तो छिपने के लिए उनको एक और जोन तैयार करना पड़ेगा। तो इसलिए 80 में दंडकारण्य को चुना गया। तो दंडकारण्य में शुरू में कुछ दलम जो है दंडकारण्य में है, उस समय विशाखापट्टनम, गोदावरी, आदिलाबाद, ये भी इसका हिस्सा थे। तो ये इस प्रकार से दंडकारण्य का जो चुनाव हुआ, वो जो पुरानी नक्सलवारी की जो सिखलाई थी, उससे इलाके को चुनकर एक लड़ाई को पीपल्स वॉर के रूप में, CPI-ML पीपल्स वॉर का नाम देकर
लड़ाई को आगे। अच्छा, इसमें हमेशा ऐसा रहा कि जो रणनीतिकार रहे वो हमेशा से तेलंगाना की तरफ रहे, साउथ की तरफ रहे, और छत्तीसगढ़ के जितने भी आप देख लें नक्सली में जितने बड़े नाम हैं, वो लोग ग्राउंड की लड़ाई लड़ते रहे। आई वंडर कि वहाँ के लोगों ने कभी इस चीज़ को समझा नहीं कि उनका इस्तेमाल इस चीज़ पे हो रहा है कि जब कोई मरेगा तो वो वहीं के आदिवासी होंगे जो नक्सलियों में तब्दील हो चुके हैं, जबकि उनके मास्टरमाइंड हमेशा सेफ रहते थे। वहाँ के आदिवासियों ने कभी इस बात को समझा नहीं, और हमने कभी उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि बाहर से बैठ के जब हम देखते हैं तो हम इस बात को समझ पाते हैं। तो उन्हें भी तो समझाया जा सकता था कि ये आपका इस्तेमाल हो रहा है। कौन समझाता? प्रश्न ये है। जब 80s में नक्सली पहली बार यहाँ पर आए, तो उन्होंने आकर सबसे पहले सर्वे किया इलाके का। उनका उद्देश्य पहले आकर ये देखना था कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित कैसे करें। उन्होंने आके देखा कि यहाँ पर फॉरेस्ट वाले उनको परेशान करते हैं। देखिए, ये माओवादी, ये अभी भी जो सरेंडर काडर है वो भी यही बोलते हैं। ये इस प्रकार के कई उदाहरण भी उन्होंने दिए। पुलिस भी परेशान करती थी। लकड़ी अगर तोड़ी है तो जंगल में, ले तो जाना उसके है लिए वहाँ। फाइन लगा देना फॉरेस्ट द्वारा। तो तेंदुपत्ता उनका एक जरिया होता था, कुछ कैश मिलता था जिसके बदले वो चाहे नमक हो या कुछ कपड़े कुछ खरीद पाते थे आदिवासी। उसके रेट बहुत कम थे उस समय। तो नक्सलियों ने आके पहले वहाँ के जो सोशो इकोनॉमिक जो उसे उन्होंने स्टडी समझा। किया, उसका पहले उन्होंने देखा कि गांव वालों का पहले विश्वास कैसे जीते। तो उन्होंने तेंदुपत्ता के रेट बढ़ाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर पर दबाव डाला, उसको रेट बढ़वाया। सरकार चाहे बाद में बढ़ाए, लेकिन उनको कह के थोड़ा रेट गांव वालों को ज़्यादा दिलवाया। फिर उन्होंने कुछ फॉरेस्ट वालों को बांध के वहाँ पर जन अदालत लगाई, पिटवाया, वहाँ पर मारपीट लगाई। तो गांव उन्होंने आना बंद कर दिया अंदर। तो जब अगर वहाँ पुलिस की उपस्थिति वैसे बहुत कम थी, वहाँ पर थाने बहुत दूर दूर हुआ करते थे, तो पुलिस की उपस्थिति कम है, जो उनको परेशान करते थे उनके खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया। पिछड़ा हुआ इलाका ऑलरेडी था, वहाँ पर जो बाकी परेशानी है, क्योंकि फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे ही वो डिपेंडेंट थे, इसलिए थोड़ा सा ठीक है। रेट बढ़ाने के लिए उन्होंने तेंदुपत्ता ठीक पर है। प्रेशर डाला। तो वो जो समस्याएं थी उन्होंने उनको हल करने के लिए हल करने की बात की। उन्होंने शुरू में जो वहाँ पर नक्सलियों की कमेटी बनी, उन्होंने समस्या पूछी गांव वालों से, तो उन्होंने बोला हमको तालाब चाहिए पानी का। सच ए सिंपल थिंग। माओवादियों ने तालाब खोदे, कुछ उन्होंने कुछ बगीचा बना दिया तो कहीं। फिर यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि अगर नक्सली ये समझ रहे थे कि उनकी परेशानियों को हल करके हम उन्हें अपनी तरफ कर सकते हैं, तो सरकार ने यही प्रयास उन गांव वालों के लिए क्यों नहीं किया कि उनको ये परेशानी है? जब नक्सलवाद का खात्मे की दिशा में हम बात कर रहे हैं, तो फिर सरकार भी ये प्रयास कर सकती थी, जनता उनकी तरफ होती। देखिए, ये तो पुरानी बात हो गई। मुझे लगता है मध्य प्रदेश के टाइम में बस्तर जो है, रादर बस्तर वाज पार्ट ऑफ रायपुर रेंज ओनली उस समय। तो ये एक कहीं ना कहीं ध्यान नहीं। लोग आते नहीं थे यहाँ पर ओके, उतना पोस्टिंग के लिए। कंसर्न भी नहीं था शायद कंसर्न सरकार ज़्यादा का नहीं था कि उस समय, ज़्यादा समस्या भी शुरू में ज़्यादा नहीं थी, ऐसा नहीं रहा होगा कि इतना ज्यादा इतना आगे बढ़ आगे बढ़ जाएगा। जाएंगे। ओके। तो वो समस्या ओके। कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेग्लेक्ट रहे। तो मुझे लगता है अगर तब नहीं तो आज जरूर वही चीजें सरकार को करनी चाहिए। तो कारण बहुत ही सिंपल सिंपल थे, जिससे नक्सलियों ने शुरू में अपने प्रभाव में इलाकों को लिया। और यही छोटी छोटी जितनी चीजें हैं आज भी अगर देखेंगे, मैं बात करता हूँ इनकी जनता सरकार की, तो क्या काम करते हैं, बहुत छोटे छोटे काम करते हैं। अगर मलेरिया हो गया तो वो दवाई बांट देते हैं, किसी को हैजा या कुछ डायसेंट्री होगी तो उसकी दवाई दे देते हैं, सांप काट लेता है तो वो दवाई लेकर चलते हैं। तो वो इस प्रकार की चीज़ें हैं जो बहुत बड़ी बेसिक चीज़ें हैं। क्योंकि गांव में दूसरा एजुकेशन का आप देखिए, वहाँ पर कुछ कुछ झोपड़ियाँ हैं, बहुत छोटे छोटे बाल। आप पूरे अबूझ मार्ड में 4000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में देखेंगे तो 20-25 हज़ार पॉपुलेशन हुआ करती थी पहले। तो आप सोचिए 2-3 घरों का एक गांव, तो वहाँ पर स्कूल बनाना मुश्किल है। तो कुछ आश्रम बनाए सरकार ने। आश्रम का प्रयोग बहुत सक्सेसफुल मुझे लगता है वहाँ सिद्ध हुआ। तो शायद यही कारण था कि जहाँ पर शिक्षा नहीं है जिन इलाकों में, वहाँ नक्सलियों ने उनको अपनी तरफ करने का प्रयास किया और उसमें वो कुछ हद तक सक्सेसफुल और उनको ये यकीन दिलाया कि वो उनके लिए लड़ रहे हैं। उनके जो हमेशा बोला जाता है कि जल जंगल जमीन की लड़ाई माओवादियों ने लड़ी, और वो गांव वालों को भरोसा दिलाया। देखिए, माओवादियों का जो सेंट्रल एजेंडा है कि वो लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं, वो अधिकांश हमारे आदिवासी लोगों को नहीं समझ आता है। नहीं समझ में आया कि आज भी अगर उनको बोलो कि वो सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से, प्रोटेक्टेड वॉर के माध्यम से सत्ता को हासिल करेंगे, कि वो सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं, मतलब वो भारत सरकार या राज्य सरकार पे हमला करके वो सत्ता स्थापित कर सकते हैं,
मुझे नहीं लगता कि ऐसे आदिवासी जिन्होंने, कईयों ने बिल्कुल बस नहीं देखी, अधिकांश लोगों ने ट्रेन नहीं देखी, वो अच्छा, इतनी दूर बड़ी तक बात का ये है कि वो सोचेंगे, चाहते भी नहीं हैं ये सारी वो चीज़ें, चीज़ें इतना चाहते विकास भी वो नहीं। चाहते भी नहीं जी हैं। हाँ। क्योंकि अभी-अभी मैं बस्तर के कई क्षेत्रों में जाकर आई हूँ, अंदरूनी क्षेत्रों में आप जाएँगे तो उनकी डिमांड्स बड़ी छोटी-छोटी सी होती हैं, इसीलिए खुश रहते हैं गांव वो, वालों को समझाने के लिए नारा जल जंगल जमीन, उनको उन्होंने यही दे दिया। बताना है कि इसके लिए सत्ता चाहिए हमको। पर नक्सलियों का जो खेल था एक्चुअल में जो था, हमले करके हथियार ज़्यादा लूटना, हुँ, अपनी बड़ी बड़ी फॉर्मेशन बनाना, उसका उद्देश्य यही था कि ग्रेजुअली हम सिटीज़ पे हमला करेंगे। वो उनका सेंट्रल एजेंडा जो बताते हैं, हुँ, वो उनका वही रहा है दंड करने का, बिल्कुल। उसको बेस एरिया बनाना कि हुँ, गांव से हुँ, धीरे धीरे। आप देखिए तो महासमुंद, गरियाबंद वाज पार्ट ऑफ रायपुर ओनली। हुँ, जब गरियाबंद को हमने अलग किया था, मुझे याद है हम लोग आईजी थे यहाँ पर उस समय जब अलग किया था, क्योंकि यहाँ पर बारनामा पारा के पास माओवादी आ चुके थे, यहाँ तक हमला हो अच्छा। गया था। हुँ, सांकरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत यहाँ पर महासमुंद में घूम रहे थे। महासमुंद तक तो डिवीजन नक्सलियों के बन हुँ, चुके थे हुँ, तब तक। तो शहरों तक आने का प्रयास जारी था। जारी था। और जो दंडकारण्य का सचिव रहा है रामचंद्र रेड्डी, जिसको राजू दादा के नाम से जानते हैं, वो यहाँ विजय नाम से दुर्ग में और रायपुर में करीब 15 साल तक, बिलासपुर राय दुर्ग में शहर में रह के काम किया सीनियर काडर के रूप में। तो गांव से हुँ, शहरों की ओर आने का इनकी जो योजना थी, ये सीनियर काडर की बड़ी सोची समझी साजिश थी। और क्योंकि ये सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन इनकी थी, इसीलिए नीचे काडरों को नहीं मालूम हुँ, होता कि हुँ, ऊपर क्या हुँ, चल रहा है। हुँ, ये नेचुरली हुँ, डिपार्टमेंटलाइजेशन इनका, ये कंपार्टमेंटलाइजेशन रहता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि नीचे लेवल पे गांव वालों को ये नारा जरूर ठीक लगता था कि हमारे जल जंगल जमीन ये हुँ, रहना चाहिए, क्योंकि वो प्रोड्यूस, हुँ, हुँ, फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे बहुत डिपेंडेंट थे। हुँ। परंतु सत्ता हासिल हम कर लेंगे, हाँ, ये बहुत कभी कम उनका नहीं लोग रहा। जो थोड़ा सा डिवीजन लेवल पे और थोड़ा ऊपर हुँ, गए होंगे, उनको कभी कभी लगा होगा जब थोड़ा हुँ, से ज़्यादा हुँ, पावरफुल हो गए थे। अदरवाइज मुझे नहीं बिल्कुल। लगता कि इसमें चलिए, कोई इस ऐसा। बात का जवाब तो हमने जनता को भी दे दिया कि छत्तीसगढ़, आखिर क्योंकि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा पनपा ये परेशानी, तो उसकी वजह क्या थी? लेकिन जल जंगल ज़मीन की अगर हम बात करें, तो जिन आदिवासियों को बहलाया गया माओवादियों के द्वारा, नक्सलियों के द्वारा, कि जल जंगल ज़मीन की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, सरकार आपसे ये छीनना चाहती है। अभी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अभी एक बार फिर से उसी तरह की स्थिति नज़र आ रही है। अभी भी गाँव वाले उतने श्योर नहीं है कि अब नक्सलियों के जाने के बाद क्या उन्हें उनकी जल जंगल ज़मीन मिल जाएँगे। अभी भी उनको वो डर सता रहा है कि क्या इनके चले जाने के बाद हमसे ये छिन तो नहीं जाएगा। ये जो डर है, ये इसे शांत करने के लिए सरकारों को कुछ करना चाहिए? मेरा ऐसा मानना है कि अभी जो सरकार का जो फोकस होना चाहिए, देखिए 2-3 पॉइंट्स हैं इसके अंदर। पहला तो ये कि जो सरेंडर नक्सली हैं, जो सरेंडर माओवादी अभी हैं, हुँ, उनको हम रिहेबिलिटेट कैसे कर रहे हैं ये ताकि बहुत वो बड़ा प्रश्न है। असंतोष ना हो उनके अंदर। हुँ, उनको जो लाभ मिलना है, उनको मुझे याद है मेरी बात हुई थी, मैंने कुछ सुझाव दिए थे कि 2-3 मुद्दे रहते हैं जो माओवादियों को जो चाहिए होते हैं सरेंडर, या आम आदिवासी को भी चाहिए। एक है जो सरेंडर कर गए, देखिए 2 प्रकार के पार्टी मेंबर रहते हैं सीपीआई माओइस्ट की, जो हुँ, उनकी पॉलिसी है, जो उनका संविधान सो हुँ, कॉल्ड है, उसमें एक होता है पार्ट टाइम काम करने वाला, कि आप गांव में रह के काम कर रहे हैं, आप नक्सलियों का भी काम कर रहे हैं, आप अपनी खेती हुँ, बाड़ी भी कर हुँ, रहे हैं, तो हुँ, आपकी जीवन चल रही है। ठीक है। ठीक, आप वहाँ चुपके से नक्सलियों का काम भी करते हैं, मीटिंग में सम्मिलित होते हैं, कुछ वसूली कर दिया, कुछ दाना चावल जो भी है, आप वो काम कर रहे हैं, उनके एजेंडा को हुँ, आगे बढ़ा रहे हैं। हुँ, दूसरा है जो अपना घर बार छोड़कर अच्छा, सशस्त्र हथियार लेकर जो लड़ाई के लिए बाहर निकलता है, वो है फुल टाइम मेंबर, बोलते हैं उसको माओवादी की भाषा में प्रोफेशनल रिवोल्यूशनरी बोलते हैं, पीआर। ओके। मतलब वो पेशेवर पेशेवर क्रांतिकारी बोलते हैं, मतलब उसका पेशा बन गया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे जो पेशावर क्रांतिकारी जो सरेंडर हो रहे हैं, सरकार को ये देखना चाहिए कि उनकी आमदनी का कोई जरिया बना रहे। मतलब क्या होता है कि हमारी पॉलिसी में बिंदु है कि 10 लाख देंगे, 25 लाख देंगे, 80 लाख देंगे, हुँ, करोड़ तक का प्रावधान है ना? हुँ, एक मुश्त राशि जब हम देते हैं 10, 15, 20 लाख, तो एक समय में वो खत्म हो जाती खत्म है। हो जाएगी। उससे ज़्यादा बेहतर है कि उन्हें स्किल किया जाए। तो वो राशि तो दीजिए, किसी को मकान बनाना है, कुछ करना है, या मकान नहीं बनाना, हुँ, किसी जैसे हुँ, भी यूटिलाइज हुँ, करें वो। लेकिन कुछ समय बाद उसका आमदनी हर महीने उसको कुछ पैसा है, ऐसा कुछ क्योंकि नहीं है। ऐसे में क्या होता है कि जो पीआर रहते हैं, जो प्रोफेशनल हुँ, रेवोल्यूशनरी रहते हैं, उनके परिवार वालों को भी गांव से काफियों को भगा दिया जाता है।
अगर आप वहां पर पता लगा कि पार्टी के सपोर्ट आप नहीं कर रहे और बच्चे से कांटेक्ट में हैं, उनको गांव वालों से भगा दिया जाता है। तो उनको मतलब परिवार भी रखना साथ में कहीं ना कहीं, कुछ कई ऐसे हैं पॉइंट्स। तो एक जो ट्रेनिंग, कुछ तो सर्विस में आ जाते हैं, कुछ लोग तो पुलिस में भी आ गए, कुछ पुलिस में हाँ हमारे बिल्कुल, प्रावधान अलग है। से उनके लिए फोर्स कुछ है। में हाँ वोकेशनल ट्रेनिंग दे के उनको कोई कुक बन सकता है, कोई इलेक्ट्रीशियन बन बिल्कुल, सकता है, जैसे कोई कारपेंटर अभी बन हम गए सकता थे, है। बस्तर गए थे, जगदलपुर में जो पंडुम कैफे की शुरुआत पंडुम हुई, कैफे वो की बहुत ही शुरुआत, खूबसूरत, बहुत जी प्यारी पहल है। बिल्कुल। और मतलब इस तरह का मुझे लगता है और भी होना चाहिए। एक्चुअली मेरा ऐसा मानना है, देखिए नक्सली जो जब अपने एक फॉर्मेशन में चलते हैं, उनको जंगल में रहने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, अगर वो सर्वाइव नहीं कर सकते, वो भी टेंट लगा के रहते हैं अपने प्रकार से। उनके पास भी अपना सो कॉल्ड जो भी ट्रेनिंग डॉक्टरी की दिला के बिल्कुल। वो भी रखते हैं। उनको अपने वो आईडी लगाते हैं, तो उसमें सर्किट बनाना भी उनको आता है। उनको कुछ चीज़ जोड़ने हैं तो हथियार उन्होंने बनाए हैं, 12 बोर की बंदूकें बनाई हैं, शॉट गन बनाई है, उन्होंने कई चीज़ें बनाई हैं। तो उनको ये काम, दूसरे काम आते हैं, मतलब लकड़ी के काम भी आते हैं, कारपेंटरी के भी काम आते हैं। कारपेंटरी, इलेक्ट्रीशियन, कुक हैं, खाना बनाना सभी को आता है। ऐसे कितने पेशे हैं जो वो काम कर सकते हैं, और कुछ और इंटरेस्ट हो सकते हैं। तो उनके जो स्किल्स हैं, मुझे लगता है उन्हीं को होन करना चाहिए, हमको उन्हीं को शार्पन करना चाहिए। जो पुलिस के लायक नहीं है, पुलिस में तो बहुत लिमिटेड लोग आ सकते हैं, बिल्कुल, हाँ, जो इच्छुक हत्या, हो वो आ हाँ, सकता है, जिसका जो टोटली जिसका कंडक्ट चेंज हो चुका हो, जो कहते हैं ना माइंड और हार्ट से चेंज हो गया है। मतलब हम कोई संदिग्ध व्यक्ति को भी फोर्स में रखना नहीं चाहेंगे। डेफिनेटली। तो वोकेशनल ट्रेनिंग देके उनका पेशा कुछ ऐसा हो कि उनको मंथली कुछ ना कुछ इनकम आए। ये बिंदु मुझे लगता है पहला है रिसरेंडर के लिए बिल्कुल, जरूरी है। क्योंकि बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण हो रहे हैं जी और हाँ, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमने अभी मैंने जो पंडुम कैफे वाली का जिक्र किया, उस शो में हमने आत्मसमर्पित नक्सलियों से बातचीत की, एंड वी फेल्ट कि दे आर नॉट टू ओपन अप। वो नहीं, बात नहीं करते नहीं हैं, करते, वो जी हाँ। बताते नहीं हैं वो। मेरी लगभग बहुत लोगों से मेरी डेफिनेटली बात आपकी हुई तो है। बहुत सारे लोगों तो से बात हुई दूसरा होगी। बिंदु मैं बता रहा था कि सबको घर मिलना चाहिए। हाँ, ये अभी रहने की पुनर्वास जो नीति के तहत है भी कि मतलब अ, पीएम आवास योजना के तहत उनको घर दिए जाएंगे। देखिए, जो घर दिए जा रहे हैं ना, वो एक कमरे वाले हैं। अगर आप ओके। परिवार के साथ हैं और आपके माँ बाप भी अगर साथ में आ जाए, तो एक कमरा किसी को भी पर्याप्त नहीं होता है। तो मेरी ये सरकार से एक अनुरोध है कि ये 2 कमरे होने चाहिए। अगर केंद्र बिल्कुल, सरकार ने जो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में जो मकान मिले, अगर एक है, तो राज्य सरकार को एक कमरा उसमें ऐड करना चाहिए। स्पेशली उन लोगों के लिए। पर्टिकुलरली भाई, जिसकी फैमिली स्टार्ट होगी तो कल को बच्चा भी होगा। तो डेफिनेटली। परिवार 2 कमरे चाहिए। अब वो अपने आप बना पाता है, नहीं बना पाता, वो किस स्तर का काडर है, उसको कितना पैसा मिलता है, ये फैक्टर रहेंगे। पर बेहतर होगा कि एक ही जगह 2 कमरे मुझे लगता है सरकार को इस एक पॉइंट पर सोचना चाहिए कि किसी भी आत्मसमर्पित नक्सली को ये ना लगे कि वो छोड़ के आया वो और फिर छोड़ के, नेगलेक्ट हो रहा है। एग्जैक्टली, कि ये गलत कदम तो नहीं ले लिया उसने, उसके हाँ, दिमाग में ये कंफ्यूजन भी नहीं आना चाहिए बिल्कुल नहीं कि आना चाहिए। गलत कदम तो नहीं ले लिया, वही सही था। अगर ये सही से, अगर रिहेबिलिटेशन ठीक हम्म। होगा, तो वो ना, एक तो वो खुश खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, हम्म। और वो किसी और को बरगला नहीं पाएंगे, किसी को और अल्योर नहीं कर पाएंगे, डेफिनेटली। है ना। दोबारा भी कोई अगर कोई समस्या कभी आती है, तो मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है, एक। और दूसरा, जो गांव वालों की जो बेसिक हम्म। अमेनिटीज़ हम बोलते हैं, मतलब मेडिकल सुविधाएं जो हैं। वो। आपने पूछा ना जर्नी की, जब मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं आईजी वहाँ हुआ करता था, हम्म। मुझे याद है बीजापुर में एक भी एमबीबीएस डॉक्टर नहीं हुआ करता था। एक भी एमबीबीएस डॉक्टर नहीं होता था। वजह मतलब लोग बिचौली ले और जाते ही नहीं दंतेवाड़ा थे। की एनएमडीसी के हॉस्पिटल में लेके आया करते थे। या कई बार हम मुख्यमंत्री से अनुरोध करते थे कि हमारा एक थानेदार, मुझे याद है एक सभा थी गंगालूर में, गवर्नर साहब और सीएम साहब दोनों, सेठ साहब थे और हमारे रमन साहब से, दोनों थे गंगालूर में, मैं भी था, और हमारा एक थानेदार चिंतलनार में बहुत बीमार था वो। उसको अगर ये खबर आई थी, उसको सेरेब्रल मलेरिया हुआ था, कि अगर उसको बाहर नहीं निकाल पाएंगे तो वो उसकी डेथ हो जाएगी। हम्म। तो मैंने वहाँ सीएम साहब से रिक्वेस्ट किया, उन्होंने बोला मेरा हेलीकॉप्टर ले जाओ, उसको निकाल के लाओ। हम हेलीकॉप्टर लेके गए, उसको निकाल के चिंतलनार में एनएमडीसी के या किसी उसी दूसरे हॉस्पिटल में सुविधाएं के लिए उसको हमने एडमिट कराया। मेडिकल सुविधा अगर सरकारी कर्मचारियों के लिए वहाँ शून्य थी लगभग, तो आप सोच सकते हैं आदिवासियों के लिए क्या था। तो मेरा ऐसा मानना है, नक्सलियों ने कुछ काम ऐसे किए थे, मैं बढ़ाई की तरफ नहीं कह रहा हूँ,
लेकिन मुझे मालूम है उनका जो मकसद था माओवादियों का, वो था लोगों को युद्ध के लिए तैयार करना, डेफिनेटली। वो जोड़ना था उनको। इसलिए गांव वालों की कुछ समस्याएं हल करना ज़रूरी था उनके लिए। अगर बीमार है तो उनको दवाई देना ज़रूरी था गांव वालों को। अगर आप गांव वालों को निग्लेक्ट कर रहे हैं तो वो आपकी तरफ आएंगे नहीं। आएँगे नहीं, और यही तो छोटी-छोटी तो चीज़ें थी जिसके तहत उन्होंने उनको तो अपनी वो तरफ चाहे किया। पूरे साल के अंदर 2-2.5 लाख रुपए की दवाई बांटते थे, तो मेरा कहना है कि सरकार को अंदर करना दवाई चाहिए। बांटनी चाहिए। अगर न डेफिनेटली। अगर माओवादियों ने कुछ ज़मीन का समतलीकरण करके या कुछ तालाब बना के, कुछ फिश सीड्स देकर कहीं न कहीं प्रोडक्शन उनकी बढ़ाने का प्रयास किया, हुँ, चाहे अपने उद्देश्य से ठीक। किया, हुँ, सरकार को एक कदम आगे बढ़ के चेक डैम बनाए, चाहे तालाब बनाए, जहाँ आवश्यकता है वो करना चाहिए। और तीसरा महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो शिक्षा का। माओवादियों बिल्कुल। ने जो सबसे खराब अंदर काम किया है वो शिक्षा, जो ब्रेन वॉश किया है हुँ, गांव वालों का। उन्होंने सरकार और सरकारी एजेंसीज के खिलाफ हेटेड, घृणा पैदा करने की कोशिश की है। उनकी जितनी भी किताबें जो पढ़ाते हैं वो, कि जो एनिमी है उसे हेट करनी है। एनिमी का मतलब सरकार, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव, ओके। उनसे घृणा करनी है। सारी पढ़ाई में उनका ये लगभग कुछ ये। वक़्त पहले तक ये नज़र भी आता था, कैंप का जिस तरह से विरोध किया जाता था गाँव वालों के द्वारा, जी हाँ, वो वो यही एक्चुअल था। में गांव वाले विरोध नहीं करते, वो करते नक्सली हैं, सामने उनको लाते हैं। हुँ, तो लेकिन यस, कहीं ना कहीं, क्योंकि जब आप बार बार एक बात कहोगे हुँ, कि हुँ, ये एक्सप्लॉइट करने वाला ग्रुप है, ये सरकार की एजेंसी शोषण करने वाली है, अगर आप बार बार बोलोगे और कुछ उदाहरण दोगे तो हुँ, लोगों के मन में आ जाएगा उस बात को। डेफिनिटली। तो हमको जो शिक्षा है, मुझे लगता है ये आश्रम हो या स्कूल हो, हुँ, इस दिशा में थोड़ा सा काम और करना चाहिए। डेफिनिटली। सर, बहुत सारी चुनौतियाँ हैं अभी। आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए पुनर्वास नीति में क्या एक बदलाव लाए बिंदु मैं जाएँगे? और चर्चा करना बिल्कुल, चाहूँगा बिल्कुल सर। इसी के साथ जुड़ा हुआ। ज़्यादातर लोग जानते हैं कि अंदर जो पुरुष हैं नक्सली, उनकी नसबंदी कर दी जाती थी, क्योंकि नसबंदी नहीं करेंगे, शादी अंदर करने का सिस्टम है वहाँ पर। हुँ, लड़का लड़की अगर चाहते हुँ, हैं, दोनों हुँ, काडर में हैं, तो शादी हुँ, परमिटेड है वहाँ हुँ, पर। और कई लड़कियां जो एक्चुअली में जो ज्वाइन भी की हैं शुरू में, जितनी हुँ। महिला ज्वाइन की हैं उसमें बहुत सारी ऐसी हैं जो घर में जबरदस्ती शादी करने से बचने के लिए पार्टी को ज्वाइन की हैं। ओह! ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो क्या हुआ कि जब आपने नसबंदी कर दी तो नेचुरली फैमिली आगे हुँ, नहीं बढ़ सकती। हुँ, तो मुझे याद है, मैं यहाँ पर आईजी दुर्ग था उस समय, तो एक कपल को इंटेरोगेट कर रहा था मैं। तो जब मुझे पता लगा कि नसबंदी किस प्रकार से कर रहे हैं, कौन डॉक्टर आया बाहर से, कैसे सिखलाई, इसमें थोड़ी हुँ, जानकारी ज़्यादा हमने ली। तो मैंने केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर दवे से बात की हुँ, कि मेरे पास 3 ऐसे लड़के हैं अभी, मैं चाहता हूँ कि उनकी आप रिवर्स वासेक्टोमी का प्रोसीजर कर दें, ओके। वो ठीक हो सकती है वो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं करता हूँ। मैंने बोला कि मेरे पास अभी कोई शासकीय पैसा नहीं है, तो आप अपनी वेलफेयर स्कीम के तहत कर दीजिए। ही अग्रीड। तो ओके, वेरी उन्होंने गुड। अग्री कर लिया। 3 लोगों का उन्होंने ऑपरेशन किया। तो उसमें 3 में एक का सक्सेस हो गया, उसकी आज एक बेबी है। ओह! एक समहाउ ही वाज किल्ड, और तीसरे का हुआ नहीं। तो मैं इस बात को आगे बढ़ा रहा था अभी कि वासेक्टोमी के ऑपरेशन जब किए, तो मुझे याद है उस समय ये न्यूज़ भी बनी, और हम लोगों ने, मैं लिखता भी हूँ तो मैंने इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल भी लिखा था, और सरकार ने तत्काल उसमें एक निर्णय लिया। केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ, उन्होंने निर्णय लिया कि इस पर जो भी खर्चा होगा वो सरकार उस पर वो सरकार उसको इनकर करेगी, खर्च ओह! करेगी। तो फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब ऑपरेशन हुँ, जितने भी सरेंडर कार्ड रहे हैं वो कर सकते हैं। अभी हाल ही में मैं बस्तर में था, वो जो 3 कपल थे उनमें से एक कपल जो था उसका बच्चा नहीं हुआ था। तो वो अभी भी प्रयास कर रहे थे, डॉक्टरों से मिल रहे थे। तो मैंने जब कारण पूछा उनसे, तो उनका कहना है कि कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, और डॉक्टर का कहना है कि उसमें मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चा किया जा सकता है ना, वो हुँ, कुछ मतलब उसके स्पर्म्स की संख्या कम हुँ, हो हुँ, गई है वगैरह वगैरह। हुँ, तो वो टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चा किया जा सकता है। अब वो घूम रहे हैं डॉक्टरों से बात करने के लिए। तो मेरा सरकार से मैंने रिक्वेस्ट किया भी था, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था कुछ दिन पहले, कि अगर वासेक्टोमी का प्रोसीजर हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं अपनी पॉलिसी में, तो टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको चाहिए, जो उनके लिए भी सामान्य कर विधि सकते से हैं। नहीं हो सकता, उसको भी इंक्लूड कर देना चाहिए। तो ये रिहेबिलिटेशन में, ये सोशल रिहेबिलिटेशन, जब आप बाहर आ जाते हैं तो ये चाहते हैं कि आप फैमिली स्टार्ट कर पाएँ, जो जो इच्छुक हैं, जिनका हो सकता है।
ये एक थोड़ी सी सोशल रिहेबिलिटेशन में ये बिंदु भी आना चाहिए। सर हम जब बात कर रहे हैं तो इट साउंड्स क्वाइट लाइक कि ठीक है ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये जब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आएगा तो ये इतने आसानी से ये सब कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है और आत्मसमर्पित नक्सलियों को वाकई में इस तरह से पुनर्वास नीति का लाभ मिलेगा? क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्हें पुनर्वास नीति का लाभ ही नहीं मिल रहा है। देखिए, अब ये तो बहुत सारे सरकार चैलेंजेस हैं अभी। ये सरकार के ऊपर है और सरकार के अभी जो अधिकारी हैं उनके ऊपर है। सरकार ने जो अभी नीति रिवाइज़ की है उसमें टाइम लिमिट्स तय की हैं कि 1 महीने में ऐसा आवेदन आ जाएगा, 3 महीने के अंदर जिला की समिति इसको तय करेगी, नहीं होगा तो राज्य को भेजेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि ये मॉनिटरिंग की बात है। तो मुझे लगता है रिहैबिलिटेशन में वैसे तो हमारे नक्सल के जो अधिकारी हैं वो उसको देखते हैं, तो सरकार को अगर लगता है तो वो रिहैबिलिटेशन ऐसा एक ऑफिसर किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं, एक टीम बना सकते हैं, मतलब एक स्टेट लेवल पे किसी को रिहैबिलिटेशन ऑफिसर किसी को नियुक्त करके बिल्कुल। किसी को एक जिम्मेवारी देनी है। आपके पास ऑलरेडी ऑफिसर्स क्या हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का दी एंड, वैसे ही एक डेडलाइन तय कर ली जाए कि इस तिथि तक के जितने आत्मसमर्पित नक्सली हैं, गिरफ्तार नक्सली हैं, उनके पुनर्वास की दिशा में सारे कार्य, बहुत सारे पेपर वर्क्स भी कंप्लीट कर लिए जाएंगे, सारे कार्य कंप्लीट कर लिए बिल्कुल जाएंगे। ठीक कहा आपने। अगर ये हम टाइम बिल्कुल, लिमिट तय कर सकते हैं तो वो भी कर तो सकते हैं। रिहैबिलिटेशन करके उसको फॉलो अप उसका फास्ट हो जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वो भी हम अभी से तय कर लें, तो नक्सलियों के लिए भी एक बड़ा मॉरल बूस्ट वो होगा कि देखो सरकार ने ये भी तय किया है कि हमारे लिए सब कुछ इसके स्थिति के अंदर-अंदर हो जाएगा। बिल्कुल, क्या मुझे ये एक लगता है ये पॉजिटिव चीज़ें समय हो सीमा सकती है? तय करके इसको अगर ठीक से फ़ॉलो अप किया जाए, तो ये भी सरकार की एडवांटेज में जाएगा उसमें कि बिल्कुल। हाँ, एक अच्छा काम किया है। तो मुझे लगता है ये सुझाव आपका जो है बिल्कुल बहुत प्रैक्टिकल है। उम्मीद करते हैं कि ऐसा जी। कुछ हो, हालाँकि अभी तो हम मार्च 2026 की दिशा में ही आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये समझना चाह रही थी कि हमने ये तिथि तय कर ली, हमने नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में कार्य करना भी शुरू कर दिया, नज़र भी आ रहा है, हो भी जाएगा, बिल्कुल तय है। लेकिन वो जो नक्सली विचारधारा है, वो क्या इस डेडलाइन तक खत्म हो जाएगी? उसको खत्म करने में क्या हम कामयाब हो पा रहे हैं? क्योंकि हम वो देख भी नहीं सकते ना कि वो जो आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, वो पॉइंट ऑफ व्यू तो उनके अंदर थोड़ा बहुत तो बचा हुआ होगा कहीं न कहीं। वो फिर से रिवर्स आ ना जाए, इसके लिए आपने देखा होगा अभी जो सीनियर कैडर जो सरेंडर जिन्होंने किया है, उसमें से कुछ लोगों ने बोला कि हमने सशस्त्र संघर्ष को विराम दिया है। हमने एग्ज़ैक्टली संघर्ष को विराम नहीं दिया है। हमने हथियार छोड़े हैं, लेकिन हम गाँव वालों की लड़ाई अभी लड़ेंगे। जारी रखेंगे, ऐसा कुछ लोगों ने बोला है सीनियर हुँ, कैडर्स ने। तो इसमें प्रश्न ये आ जाता है कि ये बात तो स्पष्ट हो गई कि जो शस्त्र हथियारों के माध्यम से जो सत्ता हथियाने की जो इनका ऑब्जेक्टिव था, उसमें ये फेल हो गए। सरकार मुझे कभी लगा भी नहीं कि ये सक्सेसफुल हो सकते हैं और उसमें फेल हो गए वो, क्योंकि मास सरेंडर हुए यही बताता है कि वो उनको लगा कि परिस्थिति देश में ऐसी नहीं है कि वो कभी भी इस माध्यम से सत्ता को हासिल जीत कर सक सकें। तो उस ऑब्जेक्टिव के लिए तो फेल हो गए। तो क्या अब ये हमारा प्रश्न पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं होना चाहिए फिर ये? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन प्रश्न ये हो जाता है कि ऐसे क्या फैक्टर्स थे जिसके कारण इसने जन्म लिया था? ओके। माओवाद, नक्सलवाद शुरू हुँ, क्यों हुआ था? वही हुँ, फैक्टर्स हैं, जो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स की हम बात कर रहे थे। अगर गाँव वालों को, अगर आदिवासियों को, अगर वो बेसिक अमेनिटीज़ मिल जाती हैं, जो हम शहर में आज सुविधा उपलब्ध करा लेते हैं, हमको अस्पताल हैं हमारे पास, शिक्षा के साधन हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, रोज़गार है मेरे पास, मैं अपना जीवन बेटर कर सकता हूँ। अगर इन फैक्टर्स में जो पिछड़ापन मैंने बोला ना कि पिछड़ापन को सिलेक्ट किया था उन्होंने, जहाँ हमारी उपस्थिति कम थी, हमने उपस्थिति तो बढ़ा ली, हमने बहुत सारे कैंप लगा दिए, हमने 85 प्लस कैंप पिछले 2 सालों में लगा दिए, 85 जगह अबूझ माड़ में हम बैठे हैं, जो कभी सोचा नहीं था पहले। हमने भी नहीं सोचा था कि कितनी आगे तक बढ़ेंगे। जहाँ नक्सलियों की मीटिंग हुआ करती थी, जो उनके हाइडिंग प्लेस हुआ करते थे, आज वहाँ पर हमारे कैंप हैं। बिल्कुल। जहाँ पर कोई पॉपुलेशन नहीं है देखा जाए तो, लेकिन नक्सलियों के जो मिलिट्री फॉर्मेशन थे, पीएलजी एक हुँ, बटालियन कंपनियां जहाँ घूमती थी, आज हम वहाँ हैं, ताकि उनका रेस्ट्रिक्शन, उनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाए, बंद हो जाए और ख़त्म हो नक्सलवाद। तो जहाँ तक आर्म्स के साथ माओवादियों की घूमने की बात हो गई, वो तो नियंत्रित हो गया, हुँ, लगभग नियंत्रित हो गया। बिल्कुल। कुछ साउथ में और पश्चिम बस्तर और साउथ बस्तर के कुछ लोग बचे हैं, एक दो सीनियर कैडर हैं। मुझे लगता है 1-2 महीने के अंदर उनको भी हो जाना चाहिए, या मारे जाएंगे या सरेंडर करेंगे। लगभग पार्टी अंत की ओर है, हुँ, सीपीआई माओ सो कॉल्ड पार्टी। तो अब सरकार को वही चाहिए सिर्फ कि जो फैक्टर्स थे,
जिसके कारण ये शुरुआत हुई थी, उस लोगों पे में काम वो करें। असंतोष फिर से ना हो। नक्सलियों ने कुछ मुद्दे जल, जंगल, जमीन के साथ विस्थापन का एक मुद्दा बहुत उठाया करते थे हुँ, कि अगर माइनिंग हो रही है, बिल्कुल, तो जो अभी अगर जो बहुत वहाँ से सीरियस शिफ्ट कंसर्न होते भी है। हैं, अभ्यावरण बने जब, तो हुँ, कुछ लोगों को जब हम बफर ज़ोन से बाहर किया या इधर किया, तो वो जैसी परिस्थिति में पहले रहते थे, वैसे ही उनको घर मिल जाए, वैसी स्थिति, वैसे ही जंगल, ज़मीन उनका वो बना रहेगा और उनको फॉरेस्ट प्रोड्यूस से वो चीज़ें मिलती रहेंगी क्योंकि वो उसी वातावरण में रहने के आदी हैं। हमको उनको हुँ, बाहर उनके कल्चर को समेट के रखना बहुत ज़रूरी है। उनकी भाषा को समेट के समेट रखना बहुत ज़रूरी है। गोंडी उनकी हल्बी भाषा हाँ। है, उनके जो गीत हैं, हुँ, जो भी हुँ, उनके त्योहार हैं, हुँ, अंधविश्वास को दूर करिए। हुँ, आप वो बच्चियों की ज़बरदस्ती शादी दूर करना, सयान की कमेटी मैंने ये भी सुझाव दिया था कि वो जो एल्डरली पीपल रहते हैं, उनको हुँ, वो सयान बोलते हैं। तो सियान हाँ। सयान लोगों की समिति बनाइए कि बच्चियों की ज़बरदस्ती शादी ना करें। हुँ, वहाँ एक सिस्टम वहाँ चलता है कि अपने कज़न से शादी करने का, कि मामा का लड़का है, आप लड़की हैं, एक-दूसरे हाँ, से शादी हाँ, करने का, हुँ, है ना? तो वो उसमें ज़बरदस्ती ना हो, क्योंकि लो ओके, लड़कियाँ ज़्यादातर छोड़ के इसीलिए गई थी। कई लोग ऐसे भी छोड़ के गए थे जो बहुत गरीबी, जिनको खाने को नहीं था, कपड़े डालने को नहीं थे, तो वो उनको लगा कि नक्सलियाँ 2 वर्दी दे देंगे हमको 2 टाइम का खाना मिलेगा, कुछ ऐसे लोग भी थे। बीच में माओवादियों ने जब उनके फॉर्मेशन बढ़ने लगे तो उन्होंने ज़बरदस्ती एक-एक परिवार से सदस्य को भी लिया। उन्होंने देखा कि आपके पास 10-15 एकड़ ज़मीन है, लेकिन इरिगेशन नहीं है, पैदावार कम है। पैदावार कम है तो आप 5-7 लोगों के परिवार को पाल नहीं सकते हैं, तो एक सदस्य हमारे को दे दो। दिस यूज्ड टू हैपन। ओके, तो हमको यही देखना है, पैदावार बढ़ जाए। वहाँ की जो समस्याएँ थी, जिन कारणों से वो माओवादियों के साथ जुड़े, वो उनको कारण हमको दूर करना दूर है, करना है। माओवाद खत्म। सर माओवाद खत्म करने की दिशा में हम लगातार बात कर रहे हैं। बस्तर को अब तक जब तक मतलब कोई भी जिसके भी ज़हन में बस्तर आता है तो साथ में नक्सलवाद आता है। अब जब नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा बस्तर से, इसके आगे बस्तर का भविष्य क्या? मार्च 2026 के आगे बस्तर का क्या? विकसित बस्तर बोलेंगे आप, या एक इसका विज़न तैयार होना चाहिए। वहाँ पर नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे तो वहाँ पर वाटरफॉल्स बहुत अच्छी हैं। कुछ स्पॉट्स को हम हुँ, टूरिस्ट स्पॉट्स के रूप में हम बदल सकते हैं। हाँ, जैसे मैंने बोला, बाकी मुझे लगता है जंगल को आपने देखा होगा, अभी अरावली पर्वत के साथ जब हाँ। थोड़ा खिलवाड़ होने हुँ, की बात हुई तो हुँ, सुप्रीम कोर्ट में इसमें रोक लगाई। मुझे लगता है ये पेड़, ये जंगल, ज़मीन को प्रिज़र्व करना चाहिए। इसको जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात जब करते हैं हम, जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, मतलब हमको वातावरण को बिना खराब किए जो विकास करना है, बिल्कुल। उतना करना है। आपने मेरे हम अगले सवाल का जवाब दे दिया। मैं पूछने ही वाली थी कि डेवलपमेंट भी तो उतना ही ज़रूरी है, फिर कैसे करेंगे? बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ अ सस्टेनेबल परफेक्ट थिंग। मतलब आपको वहाँ 4 लेन की सड़क नहीं चाहिए वहाँ पर। बिल्कुल नहीं चाहिए। आपको कच्ची सड़क है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ कच्ची बना दीजिए। जहाँ सिंगल लेन चाहिए कि व्यक्ति घर से आके अस्पताल पहुँच जाए, आप वैसा कर उतनी सकता सुविधा है। करा दीजिए। आप उनको क्या चाहिए? बड़ा सिंपल है। एल्विन वेरियर की बुक्स मैंने 3-4 पढ़ी हैं। उन्होंने बस्तर पे लिखी है, उन्होंने बैगास पे लिखी है, नॉर्थ ईस्ट के आदिवासीज़ पे उन्होंने किताब लिखी है। वो पहले भारत सरकार के ट्राइबल अफेयर्स के एडवाइज़र भी, उस हुँ, एडवाइज़री रूप में भी हुँ, उन्होंने काम किया। बहुत वंडरफुल बुक्स उन्होंने लिखी हैं। उन्होंने 15-15 साल एक इलाके में बैगास इलाके में 15 साल रह के बैगा लड़की से शादी करके और वहाँ के लोगों को समझ के आगे बढ़े हैं वो, कि वो जी। कैसा जीवन चाहते हैं। उनका उसमें निचोड़ ये है कि उनको क्या चाहिए। मेरे को विकास करना है, सरकार को विकास करना है, सरकार को क्या लगाना है, वो प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। ओके। वहाँ के आदिवासी को क्या चाहिए? उसको सड़क चाहिए कि नहीं चाहिए? उसको कितनी बड़ा सड़क चाहिए? उसको कैसा जंगल ज़मीन चाहिए? उसको कैसा घर चाहिए? लेकिन सर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो अपने घर में ही रहे, वो वहीं रहे, उतने में ही सिमट के रहे। तो मतलब क्या ये भी फ़ीज़िबल है कि हम कभी उन तक विकास नहीं, पहुँचाएँ ही ना? नहीं, देखिए वो क्लोज़ सोसाइटी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें पहुँचाने की तो ज़िम्मेवारी सरकार की है। है। मुझे याद है, मैं जब छत्तीसगढ़ बना था तो आई वाज एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की हुँ, जिम्मेदारी मेरे हुँ, पास थी। हुँ, 2001-2-3 की बात कर रहा हूँ। भेजी तक सड़क का गाड़ी का, बस का हम लाइसेंस परमिट दिया करते थे।
मतलब भेजी तक बस जाया करती थी, जगरगुंडा बस जाया करती थी। आने वाले समय में बेदरे, उधर बीजापुर में बेदरे से आगे फरसेगढ़ तक बस जाया करती थी। माओवादी आए, नक्सली आए, उन्होंने बसें बंद करा दी, क्योंकि लोगों का मूवमेंट होगा, कभी पुलिस का भी मूवमेंट होगा। यहाँ तक कि जो सलवा जुडूम शुरू हुआ था, उसके भी कुछ कारण है हमारे पास, इमीडिएट क्या ट्रिगर, कौन सी घटना उन्होंने ट्रिगर किया था। तो बस किसी को शहर से बाहर आना है, शहर से कोई सुविधा लेनी है, अगर मान लीजिए 10+2 में कॉलेज आपका दोरनापाल में है, तो भाई चिंता गुफा वाले को बाहर तो आना है, तो उसको बस या कोई ना कोई गाड़ी चाहिए। तो आपको ये जो बेसिक जो चीजें हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की वो हो तो देनी या होगी मेडिकल डेफिनेटली, हो, वो सरकार को बट वो देना उनको देना है। समझाना भी पड़ेगा कि ये उनके भले के लिए, उनको ऐसा ना लगे कि डेवलपमेंट के मुझे नाम नहीं पर हमसे लगता कि हमारी चीजें। बेसिक चीजों के लिए कोई विरोध करेगा। जहां तक बेसिक ठीक। नीड्स की बात है, बेसिक अमेनिटीज की बात है, वो मुझे लगता है उसके लिए मना लोग नहीं करेंगे, क्योंकि नक्सली तो वो कर ही रहे थे कुछ ना कुछ लेवल तक। व्हाट अ वंडरफुल चर्चा, मतलब बहुत ही अच्छे से आपने जिस तरह से सारी चीज़ें समझाई। थोड़ी पुलिसिंग के बारे में भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि 88 बैच के आप हैं, तब की पुलिसिंग में और अब की पुलिसिंग में आप क्या अंतर देखते हैं? क्योंकि अब तो छत्तीसगढ़ का पहला ये शहर बनने वाला है, रायपुर में अब कमिश्नरेट लागू होने वाला है, इसे कैसे देखते हैं आप? पुलिसिंग में मुझे लगता है हमने जो 3-4 डिकेड्स हो गए, 88 से लेके आप देखिए 35 ईयर से ज़्यादा हो गए, तो उस पर बहुत बदलाव आया है। हमारी नौकरी तो शुरुआत तो यहीं से हुई थी, लेकिन फिर ग्वालियर की डकैत समस्या थी, उसमें लगे रहे हम। और उसके बाद नीचे खरगोन, झाबुआ आदिवासी समस्याएं थी, उस समय भी नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चले। उस समय मंडल कमंडल दिसंबर राइट्स हुए, उस समय भी हम लोग एक्टिव पोजीशंस में थे। जो समय के साथ बदलाव आया है, एक तो आपने नाम लिया, कमिश्नर सिस्टम का नाम लिया है। एक अंग्रेजों के समय की व्यवस्था थी पहले, कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चीज़ों को कंट्रोल करेगा, उसमें कहीं कहीं विरोधाभास होता था। जहाँ कोऑर्डिनेशन अच्छा रहता है वहाँ कोई समस्या नहीं आती है, कभी कभी कोऑर्डिनेशन की समस्या आती है। Okay. जब जिम्मेवारी मान लीजिए किसी चीज़ की पुलिस के ऊपर है, मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर होता है अगर, तो आपको लाठीचार्ज करना है, तो वो जिम्मेवारी पुलिस को लाठीचार्ज करना है। तत्काल अगर आप सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो फैल सकती है, कभी कभी गोलीबारी करनी पड़ती है, गोली चलानी पड़ती है। तो अगर वो गोली चलाने की परमिशन मान लीजिए वो एसडीएम, एडीएम या कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देनी है, और वो उस समय उपलब्ध नहीं है, या किसी कारण से वो नहीं देना चाहता उस चीज को देकर, तो इसका मतलब जिम्मेवारी आपकी है कंट्रोल करने की, लेकिन पावर उसको एक्सरसाइज करने की किसी और दूसरे के का। पास है। तो ये हायरार्की एक ही रहे। गुंडागर्दी से रिलेटेड, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड जो शक्तियां हैं, अगर जिम्मेदारी पुलिस की है तो वो शक्तियां पुलिस के पास रहे। कमिश्नरेट सिस्टम का केवल इतना उद्देश्य है, लाइसेंस गन देना है, आप इलीगल वेपन्स हैं, लाइसेंस का गन देना, गन का लाइसेंस देना है तो पुलिस के पास होना चाहिए। उसके पास बेहतर कंट्रोल है, चेक भी उसी को करना है। तो क्या चाहे वो कमिश्नर सिस्टम जो है, ये तमनार जैसी घटना, आमाबेड़ा जैसी घटना, अंबिकापुर में जो घटना घटी, इस तरह की घटनाओं में नकेल कसी जा सकेगी? देखिए, अपेक्षा तो ये यही है, जब भी कमिश्नर सिस्टम में अगर हमारा रिस्पॉन्स बेटर नहीं होता, और जिस तालमेल की मैं बात कर रहा हूँ कि कभी कभी गैप रह जाता है उसके अंदर, अगर वो गैप को हम फिल नहीं करते हैं तो नेचुरली हम फेल हो जाएंगे उस सिस्टम में। लेकिन आप देखिए, दिल्ली है, दिल्ली में पुलिस कमिश्नर, मुंबई पुलिस कमिश्नर, आप अंग्रेजों के टाइम में सबसे पहले पुलिस कमिश्नर सिस्टम इन्हीं 3 शहरों में आए थे, मतलब बंगाल से शुरू होते हुए। तो कितनी सुदृढ़ है वहाँ पर पुलिस। कभी कभी समस्या आ सकती है, लेकिन मुझे लगता है इसमें अकाउंटेबिलिटी जो रहेगी वो पुलिस की ज़्यादा रहेगी, तो ये सिस्टम बेहतर है। मुझे लगता है मजबूत सिस्टम बनना चाहिए। अगर पुलिस कमिश्नर सिस्टम ला रहे हैं आप, तो वो मजबूत तरीके से आना चाहिए, वो कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि आपको बहुत कम थोड़ा सा पावर दे दिया, केवल कर्फ्यू या 144 लगाने का ठीक। या बाउंड ओवर करने का, लेकिन जो दूसरे मेजर चीज़ें हैं वो नहीं देते हैं, तो एक कमज़ोर शुरुआत होती है, तो वो फिर ज़िंदगी भर उसको लड़ने में लगा रहता है अच्छा, आदमी। जब हम तमनार वगैरह का जिक्र कर रहे हैं, आप रूट कॉज क्या मानते हैं इन सब चीज़ों की? क्योंकि लगातार पुलिस पर आक्रमण हो रहा है, लगातार पुलिस पर हमले कर रहे हैं, निशाने पर पुलिस वाले आ गए हैं, और जो जिस तरह की घटना रायगढ़ में हुई, वो तो बेहद, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्चुअली क्या है, पुलिसिंग में ये बहुत ज़रूरी है कि जो थाने लेवल की जो इंटेलिजेंस है वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए। थाने के लोग अगर गांव में जाते हैं, गली कूचे में घूमते हैं, लोगों से संपर्क लगते हैं,
तो ये आभास उनको समय से पहले हो जाना चाहिए कि कल का क्या समस्या आने वाली है। मतलब कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट में थोड़ी सी कमी है जी या हाँ, इंटेलिजेंस कहीं न में कमी कहीं है। इंटेलिजेंस कलेक्शन में या प्लानिंग में ऐसे हमले को आपका आभास होना चाहिए कि कोई ऐसी चीज़ सोसाइटी में चल रही चल है रही है, पनप जिसके रही है। कारण कुछ हो सकता है। आपको उसके लिए तैयारी करनी है। अगर आप ठीक तैयार है। नहीं रहेंगे हम्म। तो ये समस्या आएगी, चाहे कैसा भी सिस्टम हो। हम्म। तो ये जो इंटेलिजेंस है लोकल लेवल पर, थाने लेवल पर है, जी। हाँ, वो मुझे लगता है उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। जब तक बेसिक, हम इसको बेसिक पुलिसिंग भी बोलते हैं, हम्म। कि लोगों से संपर्क बनाना, लोगों का विश्वास होना चाहिए पुलिस के अंदर, कि सूचना उनको तो दें। पुलिस वालों को अगर थोड़ा और काम करने की जरूरत आप है उस क्षेत्र कट में। ऑफ हो जाएंगे जनता से तो आपको सूचना ही नहीं मिलेंगी। तो केवल टेक्नोलॉजी पे भी काम नहीं कर सकते कि आप केवल ठीक। मोबाइल के आधार पे सारा काम करें। लोगों से जुड़ाव, लोगों के हम्म। मित्र बनने का हम्म। एक्चुअल में लोगों को लगना चाहिए। तो एक ठीक। बंदा दूसरा भी मैं चर्चा करना चाहूँगा। अभी एक मुद्दे पे बात हुई, एक कमीशन सिस्टम की आपने बात की, दूसरा बदलाव मैं आपको बताना चाह रहा था, साइबर क्राइम। साइबर क्राइम में जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ क्योंकि जी, वो इसी से घटना से जुड़ी जी, हुई जी, है। जी। एक महिला पुलिसकर्मी के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, जिस तरह का व्यवहार किया जाता है और बकायदा वीडियो बना के वायरल किया जाता है। जब आरोपी पकड़े जाते हैं तो उनका जुलूस निकाला जाता है। फिर आपके सोशल मीडिया अकाउंट से एक ट्वीट सामने आता है कि आरोपी को जूते चप्पलों की माला पहनाना, हथकड़ी लगाकर उसका जुलूस निकालना, दोनों पूर्णतः गलत है। ये आपको ऐसा नहीं लगा कि ये पुलिस के खिलाफ चीजें जा रही है? मतलब जो पुलिस कर रही है आप उसे पूर्णतः गलत ठहरा रहे हैं। अगर पुलिस जनता में जाके मारपीट करती है अनावश्यक रूप से, तो ये तो गलत ही है। जूते चप्पल किसी को डालना ये गलत है, तो ये गलत है। चाहे आरोपी ने जो किया वो सही देखिए, था। पुलिस को एक्ट करना है, रिएक्ट नहीं करना। पुलिस प्रोवोक नहीं होना चाहिए पुलिस को, कि ओके। हमारी पुलिसकर्मी महिला हो या पुरुष हो, अगर उसके साथ अभद्र व्यवहार हुआ है तो आईपीसी क्या बोलती है, या बीएनएस भारतीय न्याय संहिता हमारी क्या बोलती है, कि महिला के साथ अभद्र व्यवहार हुआ है तो ये धारा लगेगी, पुलिस पे अटैक हुआ है ये धारा लगेगी। आपको उन सेक्शंस में उनके अंदर बंद करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि वो अपराधी जेल में रहे। जो कानूनी कार्रवाई है वो पुख्ता होनी चाहिए। उसका एविडेंस क्या आपने कलेक्ट किया है, उसका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस क्या है, कौन कथन देने वाले हैं। कल को अगर आपकी आपकी जांच कमजोर होगी तो अपराधी छूट जाएंगे। तो आपको तो अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है, जो जांच है, उसको अच्छा करना चाहिए, ना कि हथकड़ी लगा के जूते डाल के जुलूस निकालना चाहिए। मैं इसके बिल्कुल इसकी फेवर में नहीं हूं और मैं इसके अगेंस्ट हूं रादर, कि ये जो ओके। गलत तरीके जो हैं ये पुलिस को इस्तेमाल नहीं करते। पुलिस अपराधी की तरह बिहेव नहीं कर सकती। अपराधी की तरह नहीं, लेकिन एक इंसान के तौर पर तो बिहेव कर सकते हैं। नहीं, एक इंसान को जब अगर हमारे घर में कुछ होगा तो हमें वो नाराजगी होगी, हम वो उसको फील करेंगे। तो एक एक पुलिस वाला एक इंसान भी तो है, तो वो मैं नाराजगी लेट जाहिर करने लेट मी का। डिफरेंशिएट। मैं आपको बताता हूँ, पुलिस एक्सचेंज ऑफ फायर होता है पुलिस के साथ, ठीक है। सेल्फ डिफेंस का अधिकार सभी को है, हम्म। ठीक है। जब जंगल में गोली चलती है हमारे ऊपर, हम गोली चलाते हैं। हम्म। हम चाहे बचें, हम मरें या वो मरे, ये हमारा अधिकार है। उस समय हमारे पे अटैक हुआ है, हम उसका जवाब दें, ठीक। जब महिला कर्मी पे अटैक हुआ उस समय पुलिस को तत्काल एक्शन लेना चाहिए, उसको भीड़ को तीतर बितर करना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए। जो एक्टिविटी उस समय कर ये सकते बड़ा हैं क्वेश्चन है क्योंकि वहां पर आसपास कोई भी नहीं था उसे बचाने के लिए भी। वो इसका मतलब तैयारी ठीक नहीं थी, डेफिनेटली। ठीक है। लोगों ने तो अपराध किया ही किया अटैक करके। डेफिनेटली। लेकिन अगर अपने बचाव में आप बचाव में चाहे उसकी हत्या कर दें, दैट इज पार्डनेबल, वो अपराध नहीं होगा। ठीक है। आपके पास कोई अटैक कर रहा है, आप उसको मार सकते हैं सेल्फ डिफेंस में, राइट। लेकिन जब आदमी गिरफ्तार हो गया, अब वो कानूनी दायरे में आ गया है। अब जो आप करेंगे वो सोची समझी प्लानिंग से कर रहे हैं, कि हम जूते की माला डाल के उसको ले जाएंगे। ये उसी समय का सेल्फ डिफेंस का एक्शन नहीं है, ये रिवेंजफुल रिएक्शन है, विच आई नेवर सपोर्ट। यू आर सेइंग दिस बिकॉज यू आर बीइंग पुलिस ऑफिसर, लेकिन जनता को ये गलत नहीं लगता? जनता को लगता है कि हाँ ठीक किया, इसके साथ तो इससे भी बुरा होना चाहिए। हाँ, तो लोगों में मुझे लगता है जो कानून के प्रति जो अवेयरनेस है वो लानी चाहिए। लोगों को पता रहना चाहिए कि क्या अधिकार है, लोगों के कानूनी अधिकार क्या हैं और बाकी लोगों के मानव अधिकार क्या हैं। क्योंकि इसके अंदर तो कोर्ट्स ने बहुत कुछ कहा है ऑलरेडी, चाहे सुप्रीम कोर्ट और निचली अदालतों ने कहा है। अदालतों के आदेश मानना तो हमारी जिम्मेवारी है।
अच्छा, जब जैसे जो ऑपरेशंस होते हैं, जब भी कुछ क्राइम होता है, जब पुलिस वाला वहाँ जाता है तो पुलिस के मन में क्या होता है? वो उस टाइम पे कैसे फ़ील कर रहे होते हैं? मैं समझा नहीं क्वेश्चन आप। जैसे जो भी ऑपरेशंस होते हैं, जी हाँ। जैसे अगर हम वापस नक्सलवाद की तरफ ही अगर चले जाएँ, तो जैसे आप लोग जब ऑपरेशंस के लिए जाते रहे होंगे, तो आप लोगों के मन में किस तरह की फीलिंग्स रहती थी? कैसा महसूस करते थे कि आप एक ऑपरेशन में जा रहे हैं? उस टाइम पे एक पुलिस वाले के मन में क्या-क्या क्या कुछ चलता है? देखिए, टाइम के साथ बहुत बदलाव आया है। शुरुआत में क्या होता था, जो नक्सलियों का जो डेटाबेस बोलते हैं, जो मतलब नक्सली कितनी संख्या में हैं बाहर, कितने सशस्त्र हैं, उनकी कितने दलम हैं, इसकी जानकारी पहले बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करती थी शुरू में, राइट? हुँ, उसमें आंध्र प्रदेश पुलिस हमको बहुत सहायता करती थी। हुँ, वो जानकारियाँ देती थी, क्योंकि माओवाद स्टार्ट वहाँ से हुआ था, नक्सलवाद तेलंगाना से, वहाँ से यहाँ आए थे। तो उनके पास काडर भी सीनियर उन्हीं के हुँ, इलाकों के थे। हुँ, तो वो बहुत जानकारियाँ हमको उपलब्ध ओके, कराते, तो उनकी हेल्प काफ़ी थी हमारे पास। धीरे-धीरे कुछ लोग सरेंडर होने लगे, कुछ अरेस्ट होने लगे, तो हमारे पास जानकारियाँ बढ़ने लग गई। हमको धीरे-धीरे समझ आने लगा कि किस इलाके में कौन-सा ऑर्गेनाइज़ेशन, नक्सलियों का कौन-सा फ़ॉर्मेशन एक्टिव है हुँ, और उनके पास हथियार कहाँ हैं। तो हथियार हैं, और दूसरा आईडी उनका एक टूल हुआ करता था, आपको देखा हो, विस्फोटक काफ़ी लगाते हैं। बहुत ज़्यादा। तो उसको जाँच करने के लिए क्या इक्विपमेंट चाहिए, उसकी तैयारी करना, जाने से पहले उसको जाँचना, रास्तों को जाँचना। जिस गाँव में जा रहे हैं, जिस इलाके में जा रहे हैं, वहाँ पर माओवादियों की कितनी उपस्थिति है, क्या हथियार हैं, लोगों का ओके, सपोर्ट क्या है, कैसा इन्फॉर्मेशन नेटवर्क सारी है, चीज़ें, उसको ओके, तोड़ते हुए जाना है। तो ये प्लानिंग का हिस्सा होता है। ओके, और आपको सूचना आज मिली है, ऑपरेशन 3 दिन बाद कर रहे हैं या हफ्ते बाद कर रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इतनी देर में वो कहाँ मूव कर जाएँगे। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है ये प्लानिंग का हिस्सा होती हैं। ओके। जितनी अच्छी प्लानिंग होगी, उतनी उतने स अच्छे आगे रिज़ल्ट। अच्छा, आप तो बहुत सारे ऑपरेशंस में रहे होंगे। ऐसा कोई ऑपरेशन आपको याद है, जो मतलब जहाँ पे लगा हो कि ये बहुत टफ़ हो गया है, इससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है? कोई अ, ऑपरेशन जिसकी याद अभी भी ज़हन में ताज़ा हो? कुछ खराब घटनाएँ भी हैं और कुछ याद भी है। मुझे मिनपा का ऑपरेशन याद आता है। 2013 की बात है। मई, अप्रैल एंड और मई शुरुआत की बात है। अ, मिनपा में हमने प्लान किया था, वो नक्सलियों का एक गढ़ टाइप का इलाका था। मिनपा का मतलब चिंता गुफा, चिंतलनार, सुकमा का वो इलाका था, जहाँ इनकी बटालियन घुमा करती थी। हुँ, तो उस बटालियन के घूमने के इलाके में हमने सोचा कि यहाँ पर ऑपरेशन करेंगे हम। टीसीओसी का पीरियड था, और हम लोगों ने काफ़ी फोर्सेस को, लगता है मुझे करीब 5000 का हमारा बल था, हमने अलग अलग लोकेशंस पे उनको ट्रेनिंग दी। और ट्रेनिंग देने के बाद हमने वहाँ पर पूरा डोमिनेशन करते हुए हमने अंदर, हमको एक उस समय परमानेंट कैंप लगाना था, और 4-5 कैंप और लगाने थे अस्थायी रूप से, टेम्परेरी फॉर द सेक ऑफ ऑपरेशंस, राइट? तो चिंतल गुफा से आगे जाते थे, एक बुरकापाल जगह आती है, तो बुरकापाल में हमने कैंप लगाया, 500-600 का बल वहाँ पर छोड़ा। उसके बाद हमको एक अस्थायी कैंप लगाना था, वो था मिनपा में। हुँ, हुँ, वहाँ हम गए, तो डे 1 वहाँ फायरिंग शुरू हुई ना। मिन जो पहला बुरकापाल था वो रोड पर था, वो चिंता गुफा, चिंतलनार, जगरगुंडा रोड पे था, तो वहाँ ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, वहाँ कैंप लग गया, क्योंकि वैसे भी परमानेंट लगाना था। लेकिन जब मिनपा में हमने कैंप लगाना शुरू किया, और जाते ही हम लोगों ने पहले, सबसे पहले ट्रेंचेस खोदते हैं ताकि फायरिंग हो तो उसमें सुरक्षित वो हुँ, कर लें, हुँ, और लाइट लगाना, टेंट लगाने से पहले भी ट्रेंचेस खोदते हैं। ओके, तो अभी हम पूरा काम नहीं कर पाए थे कि शाम को फायरिंग शुरू हो गई, और उस कैंप में हमारे पुलिस अधीक्षक शांडलिए अभिषेक, जो अभी आईजी राजनांदगांव हैं, वो एसपी हुआ करते थे उस समय। वो थे हमारे, एक दो एएसपीज भी थे उसके अंदर, यंग ऑफिसर्स थे, वो भी साथ में गए थे ऑपरेशन के। तो ओके, उनको ऑपरेशन लीड करने के लिए भेजा गया था कैंप के लिए। हुँ, तो वहाँ लगातार 2-3 दिन इतना फायरिंग हुआ, तो उसमें ये हुआ, हमारा 1-2 शहीद भी हुआ हमारा, एक पुलिसकर्मी, एक दूसरे को बचाने बचाने के लिए, बचाने में शहीद भी हो गया। लड़ाई बहुत लड़ी, वहाँ बटालियन ने घेर के रखा हमारी पूरी कैंप को, और हम जो दूसरे कैंप लगाने थे वो हम लगा नहीं पाए। हम एक ही जगह लड़ाई लड़ते रहे। तो ओके, उसके 3-4 किलोमीटर के दायरे के अंदर हमने ऑपरेशन किए, और हमको लगा कि हमको अभी इतना ही सीमित रखना चाहिए, और आते समय में और कैंप लगा के, और आगे परमानेंट कैंप लगा के आगे ऑपरेशन करने चाहिए। तो ये मुझे अभी भी मुझे लगता था कि ये ऑपरेशन जो था हमारा, ये स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हम अपने आप को टेस्ट करने के लिए भी गए थे, हुँ, हम प्रशिक्षण दे के गए थे, हमारा आना जाना बिल्कुल सुरक्षित था,
पूरा डोमिनेशन के साथ गए थे। जो पहले गलतियां करते थे कि सड़क पे विस्फोट हो जाना, वो नहीं होने दिया हमने, है ना। जंगल तक पूरे तैनात किए, प्रशिक्षण दे के लोगों को कॉन्फिडेंस के साथ। पुलिस अधीक्षक खुद वहाँ पर अंदर बैठे, ट्रेंच में बैठे। फिर जब हम दूसरे या तीसरे दिन जब हम गए, जाके देखा तो लड़के सारे उत्साह में थे। मतलब 3 दिन की फायरिंग लगातार होने के बाद पहली रात खाना नहीं खा पाए वो, तो उसके बावजूद भी उनमें वो एक उत्साह था कि हम सक्सेसफुली यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल। आपने जिससे जिक्र किया कि एक पुलिस वाले शहीद भी हुए, ऐसी ही शहादत की बात आपने पहले भी की थी कि बहुत सारे लोगों की शहादत है अब जब नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है। जब आप अपने लोगों को खोते हैं, हम फोर्सेस को खोते हैं, आप अपने लोगों को खोते हैं, उस वक़्त कैसा महसूस होता है कि मतलब जैसे अभी पिछला जो अभी सुकमा में जो मुठभेड़ हुई है, उसमें वो 12 नक्सली मारे गए जो मास्टरमाइंड थे उस वारदात के जिसमें एसपी आकाश राव गिरिपुंजी शहीद हुए थे और उसको बकायदा चलाया गया कि भाई बदला पूरा हुआ। तो ये जो बदला पूरा हुआ ये मीडिया तो चला देती है, लेकिन आप लोगों के मन में कभी ऐसा आता है कि इसका बदला मैं लूँगा? देखिए, पुलिस का बदला सही मीनिंग में मतलब ऑपरेशन में ऑपरेशन करना है ना। हुँ, पुलिस में पकड़ के मारने को मर्डर बोलते हैं। वैसे किसी को पकड़ के अगर आप मारते हैं तो दैट इज मर्डर, दैट इज नॉट एनकाउंटर। उसको एनकाउंटर नहीं बोलते हैं। एक्सचेंज ऑफ फायर में जो मरता है, कई बार न्यूज़ मीडिया वाले बहुत चलाते हैं इसका एनकाउंटर होगा, हुँ। मतलब उनको ऐसा लगता है कि इसको तो पकड़ के मारा जाएगा। ठीक है ना, एक एक मानसिकता भी ऐसी कुछ बन गई है। तो ये इस पे भी रोक होना चाहिए मुझे लगता है। एक्सचेंज ऑफ फायर का मतलब है जो नेचुरल जो सिचुएशन सामने आई है उसको फेस करते फायरिंग की ज़रूरत पड़ रही है। जैसे मैंने पहले बताया, अगर माओवादियों की तरफ से फायर आता है तो मुझे पूरा अख्तियार, पूरा अधिकार है कि मैं फायर करूं, फायर बैक करूं। उसमें उनके 10 मर जाए, मेरा एक भी ना मरे, ये चलेगा उसके अंदर, राइट। हुँ, तो एक्सचेंज ऑफ फायर में क्या हो रहा है ये आपको नहीं मालूम है कैसे ओके। होता है। आपने घटना का बताया, मुझे याद है मैं आईजी बस्तर ही था जब रानी बोतली की घटना हुई थी। उसमें हमारे 55 लोग शहीद हो गए थे। हुँ, 36 हमारे एसपीओस थे। उसमें हमने जब समीक्षा की तो पाया कि जो हमारी पेरीमीटर सिक्योरिटी थी वो कमज़ोर थी। हमारे उस समय जो टावर, जो सेंट्री पोस्ट थी या बाहर बार्ब्ड वायर थी, वो कमज़ोर थी। तो वो हमने उनको देखा जब नक्सलियों ने उसमें पेट्रोल बम भी यूज़ किया था, बैरक के अंदर आग लगा दी हुँ, थी पेट्रोल बम डाल हुँ, के, तो हुँ। लोग जलते हुए बाहर आए थे। बाहर आए थे। तो वो जो मंजर था वहाँ जाने के बाद, जब मैं सुबह सुबह वहाँ सीन ऑफ क्राइम पे मैं पहुँचा, तो मेरा एक एसडीओपी होता था, वो खड़ा होकर रो रहा था। एक एसडीओपी पुलिस वहाँ पे आंसू बहा रहा था। और जो बचे हुए जवान थे, मुझे ना केवल उनको चुप कराना था, जो बचे हुए जवान थे मुझे उनको मोटिवेट करना था। हुँ, तो वो मौके पर जाकर लोग पहचान में नहीं आ रहे थे, जली हुई शक्लें थे। वो आदिवासी महिलाएं अपने बच्चों को ढूंढ रही थी कि कौन सा कपड़ा बचा हुआ है, किसका कौन सा टुकड़ा है, ये किसका बच्चा है। वो मंजर बहुत ही दुखदाई था वो। और उसमें लोगों को मोटिवेट करके फिर से तैयार करना कि ये नुकसान हुआ है लेकिन हमको अभी आगे बढ़ना है, वही इस वही सर तरह कि से। ऐसे इस टाइप के मंज़र के बाद एक आम इंसान जो होता है उसके मन में आता है कि ये जो हमारे लोगों के साथ किया गया है, इसका रिवेंज हम ज़रूर लेंगे। वही मैं जानना चाह रही थी कि जब एक पुलिस वाला उसे हमारा देखता है। रिवेंज केवल वही है, सिचुएशन को कंट्रोल करना, माओवाद को कंट्रोल करना। अब देखिए, अगर हम सरकार है, ये सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हैं पुलिस, हुँ, अभी रामदेर ने सरेंडर किया है, ये सीसी मेंबर हुआ करता था। हुँ, ठीक है, रामदेर वो है जिसकी अभी आप बात कर रहे हैं, हमारे एसपी राजनांदगांव में शहीद हुए थे। हुँ। उसका मास्टरमाइंड था वो, राइट। आज वो सरेंडर कर गया है। तो हमको, सरकार को और हम लोगों को एक बड़ा दिल रखना पड़ता है कि अगर वो परिवर्तन हुआ है तो एक लार्जर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी में ठीक है। हम उसको अब उस विचारधारा से बाहर निकाल कर रिहेबिलिटेट कर रहे हैं। हम रिवेंज नहीं ले सकते, बदला लेना हमारा काम नहीं है। सर ये आप कर लेंगे, ये सरकार कर लेगी, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जिन माँओं ने, जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, चाहे वो कोई भी हो, उनके लिए हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? क्योंकि ये आत्मसमर्पित नक्सली जब कल को अपने गाँव वापस जाना चाहेंगे और वहाँ पर वो उनसे मुलाकात करेंगे जिनके घर के चिरागों को इन्होंने बुझाया है, तो वो उनके बीच क्लैश नहीं होगा? उसके लिए भी तो सरकार को कुछ करना पड़ेगा। ये उनको भी करना पड़ेगा, जो सरेंडर कार्डर हैं।
पुलिस तो उनको माफ कर दी, उनके केसेस भी वापस लेने की बिल्कुल, समिति हाँ, है, ये भी नीति में है, तो इसका ये भी भी नीति है। ये सही नीति ये थी? क्या होता है, एक लार्जर इंटरेस्ट देखा जाता है। ओके। देखिए, एक चीज है कि आप समस्या को चलने दीजिए और लड़ाई लड़िए, उन्होंने हमको मारा, हम उनको मारे, और 10 साल तक चलने दीजिए, और 20 साल चल, कितने लोग मरेंगे। दूसरा ये है कि लार्जर इंटरेस्ट में पॉलिसी बनाए कि यू सरेंडर, विल ट्राई टू रिहेबिलिटेट, यू चेंज योर माइंड एंड हार्ट। आप मन से बदल जाएं। जब आप मन से बदल जाएंगे तो लोग माफ भी कर देते हैं। तो नहीं किया फॉरगिवनेस तो? बहुत बड़ा फैक्टर है। नहीं किया तो ये तो कश्मकश समाज में बना चलेगा, उनको रहेगा। माफी मांगनी पड़ेगी, कुछ तो करना पड़ेगा। ये एक चैलेंज जो क्योंकि है, ये जो बहुत बड़ा सवाल सोसाइटल, है, उन्होंने नहीं किया तो, ये माफी नहीं मांगे तो फिर जो ये क्लैशेस होंगे गांव सुदूर क्षेत्रों में, उस नहीं, उससे पार इसमें पाना भी इसमें बहुत थोड़ा बड़ी पुलिस चुनौती को होगी। अलर्ट रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, आपस में बैठ के कुछ तो करना पड़ेगा। डेफिनेटली। कुछ तो ऐसे परिवार भी हैं जिनका एक सदस्य नकसली में है और एक इधर है, और तब बिल्कुल भी आपस में बंदूकें क्लैशेस आमने होते हैं। सामने चली हैं। या तो नहीं, बड़े ये तो ये विचित्र मान से, सकते हैं कि भले हम कह रहे हैं कि मार्च 31 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा, लेकिन उसके आगे भी अभी एक बहुत लंबी यात्रा बची है। सब कुछ सामान्य होने में अभी बहुत समय लगेगा। कुछ समय तो लगेगा। बिल्कुल लगेगा, लेकिन उस समय में आपकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, सरकार को भी, लोगों को भी, हमें भी। अब ये बताइए कि ये जो किताब आप लिख रहे हैं, जिसका इंतज़ार बिल्कुल हम लोगों को है, वो कब आ रही है? बहुत लंबा इंतज़ार करवा रहे हैं आप। नहीं, देखिए, अब ये तो बुक मेरी इसी पर है, कि ये लोग जब 80s में आए थे और किस प्रकार से ये आगे बढ़े, कैसे इनका विस्तार हुआ, कैसे फिर धीरे धीरे कंट्रोल हुआ, ये पूरी जर्नी है ये। बिल्कुल। और उसको कैप्चर करने का हमारा प्रयास है। और क्योंकि ये कोई सरकारी चीज़ नहीं है, इसके अंदर सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया और जाए। डेडलाइन भी सेट नहीं है कि इस तारीख तक हाँ, निकालनी है। ऐसी डेडलाइन भी नहीं है। अपनी डेडलाइन ज़रूर तय करता हूँ मैं, लेकिन जी। उसको रिवाइज़ कर लेता हूँ। फिर भी कब तक, मतलब तो कब तक आपने सोचा है क्या? डेफ़िनेटली इस साल में आएगी। ओके, तो 2026 में हमें आपकी किताब भी। 26 अच्छा, में बिल्कुल मैं आएगी। समझना आपसे चाह रही थी कि आप इतने व्यस्त रहते हैं, सोशल मीडिया के लिए समय कैसे निकालते हैं, तो कैसे बैलेंस करते हैं? क्योंकि सोशल मीडिया में आप लगातार एक्टिव रहते हैं। मैंने पर्सनली भी ये महसूस किया है कि आप बाकायदा बर्थडे विशेस भी करते हैं। मुझे तो हर साल मिलता है मेरा बर्थडे विश। देखिए, सोशल मीडिया में अगर उन्होंने एवरेज देखेंगे ना, हाँ, तो 5-6 ट्वीट्स रहते हैं, हाँ। या कभी ज़्यादा हो गए तो 7-8 हो गए। तो 6-7 ट्वीट करने में कितना समय लगता है? ज़्यादा नहीं लगता। तो ट्वीट करने का जो मेरा समय होता है, सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने का रहता है, ओके। या कभी कुछ दिन में कुछ बड़ी चीज़ हो जाए और अगर उठा लिया फ़ोन उस समय, हम्म। मैं बहुत ज़्यादा समय देना नहीं चाहता उसको, क्योंकि मेरा काम बाधित होता है, मैं उसको कम समय देता हूँ अपने हिसाब से। तो ये जो ट्वीट्स हैं, अगर टाइमिंग को आप उसको भी एनालाइज करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि 80% ट्वीट्स जो हैं सुबह के हैं। बाकी ओके। कुछ शाम को जब पढ़ लिख के अपना काम करके उठते हैं, टीवी के सामने बैठते हैं, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए कुछ रिएक्शन उस समय कर देते हैं, कभी दिन में मौका मिल गया तो कर दिया। तो हम लोग तो बहुत सारा समय बिताते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ छूट जाता है। आप नहीं, कुछ भी लेकिन चीज़ मिस नहीं करते हैं। मुझे याद है वो अक्षय कुमार की एक पिक्चर थी, वो भी आपकी नज़रों के सामने थी और मतलब उस पे भी आपने बाकायदा ट्वीट किया एंड मज़ेदार कि उस पे मतलब बाकायदा अक्षय कुमार ने हाँ, अक्षय रिप्लाई भी कुमार किया ने था। जवाब भी दिया। तो तो ये कभी-कभी मूवी देखा, उस पे रिएक्ट कर देना, मूवी में पुलिसिंग का रोल दिखाते हैं, उस पे रिएक्ट करना। नहीं, ये बताता है कि आप हर तरफ से अवेयर हैं, हर चीज़ से अवेयर हैं, चाहे वो आपको फ़िल्मों की याद बात हो, होगा, चाहे एक क्रिकेट की सिंघम बात। मूवी आई थी। हाँ, सिंघम मूवी के अंदर हम मूवी देख रहे थे, ज़्यादा मूवी हम वाइफ हस्बैंड दोनों ही देखते हैं। और जब मूवी देख रहा था मैं, तो उसके अंदर दिखाया था कि पुलिस वालों ने एक जो भी क्रिमिनल था, उसको उन्होंने मारा और उसको आत्महत्या का रूप दे दिया, राइट। जी। तो ये दिखा रहे हैं टीवी के अंदर, मतलब मूवी के अंदर, कि उसको मारा है पुलिस वालों ने, ठीक है। और लेकिन उसको दिखाने के लिए मीडिया के सामने कैसे पेश किया कि इसने आत्महत्या की है, राइट। और जब ये दृश्य चला तो लोग उस पर ताली बजा रहे थे, जो मेरी अपनी नेचर जैसी है, मुझे ये अच्छा सही नहीं नहीं लगा। लगा। मैंने आने के बाद एक छोटा सा आर्टिकल लिखा था कि सिंघम की सीबीआई जांच हो। वो मैंने फनी मैटर में लिखा था कि ये जांच होनी चाहिए कि इस टाइप का जो बढ़ावा देते हैं बिल्कुल। कि गलत चीज को दिखा के आप ताली बजवा रहे हैं, दिस इज नॉट ए गुड ट्रेंड। तो मूवीज पे जो रिएक्शन है, चाहे आप हक देखेंगे तो चाहे उसमें 125 की बात हुई, या कभी किसी मूवी में वो गलत
पुलिस का धारा भी लगा देते तो भी मैं ऑब्जेक्ट और कर क्योंकि देता हूँ। मूवीज के माध्यम से चीजें बहुत व्यापक तौर पर जी उसका हाँ, प्रचार होता है, तो बहुत जी सही हाँ। चीजें दिखानी चाहिए। तो कभी-कभी रुचि जैसा इंटरेस्ट थोड़ा-सा टिप्पणी कर लेते हैं। अच्छा, इनके अलावा और किन चीजों में रुचि है आपकी? पढ़ने में है, आप किताब लिख रहे हैं, आप सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, और एक समय था स्केच वगैरह बना लिया करते थे, हम्म, तो पेंटिंग या स्केच बहुत टाइम हो गया, अभी नहीं बनाया, समय नहीं मिल पाता। तो अभी तो लिखने का दौर रखा हुआ है, कुछ दिमाग में रखा हुआ है, 4-5 चीज़ें लिखनी है, बुक्स लिखनी है, हम्म, तो अगले 10-15 साल का तो ब्यौरा तैयार है। क्या बात तो है। इसमें अच्छा, से कुछ-कुछ जैसा समय मिलता है, घूमने का बहुत बढ़िया। शौक है, कहीं-कहीं निकल जाते हैं। हालांकि आपके सारे विचार हमने जान लिए, नक्सलवाद पर भी, उसके खात्मे की दिशा में भी, पुनर्वास नीति के मुद्दे पर भी, लेकिन क्योंकि हम सिल्वर स्टोरीज में हैं, तो मैं चाहूंगी कि अगर आप बहुत संक्षिप्त में एक एक दो दो लाइन में अपना जवाब दे पाएं कि रिटायर्ड डीजी ऑफ छत्तीसगढ़, वो अब जब हम नक्सलवाद के खात्मे की दिशा के उसमें आगे बढ़ रहे हैं, तो वो आत्मसमर्पित नक्सलियों से क्या कहना चाहेंगे? अगर ये शो वो देख रहे हों तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि वो उन्होंने अगर सशस्त्र जो शस्त्र को छोड़ा है, हम्म, तो वो मन से माइंड और हार्ट दोनों को चेंज करें। ठीक वो है। उसमें कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। ओके। अब वो समाज की बेहतरी के लिए जो योगदान दे सकते हैं जिस माध्यम से, उनको वो देना चाहिए। तो मेरा मतलब है वो बदलाव जो आना चाहिए, उनके मन से बदलाव आना चाहिए। ठीक। वो आज जो अभी सरेंडर हुआ है, आपने देखा होगा, वो ज़्यादातर पुलिस प्रेशर के कारण हुआ है, पुलिस ऑपरेशंस के कारण हुआ है। उनको लगा कि वो फेल हो रहे हैं। ये मन का बदलाव नहीं था उस समय, ठीक है। है ना? वो हार हम्म। हार दिख रही थी उनको सामने। ओके। तो वो मैं चाहता हूँ कि वो वो मन बदलाव से हो। बदले। उन पीड़ित परिवारों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अब काफी बदलाव से गुजरने वाले हैं, क्योंकि अब आत्मसमर्पित नक्सली उनके साथ में रहेंगे, सारी चीजें होंगी, उनका क्षेत्र बदलेगा, देखिए, उनके मुझे लिए? लगता है इतिहास को अगर देखते हैं तो केवल दुख दुख मिलता है। तो मुझे लगता है उनको पिछला इतिहास भूल कर हम्म। उसको उनको आगे बढ़ना चाहिए कि अब हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य कैसा हो सकता है। तो मुझे लगता है उनको माफ़ कर देना चाहिए, और बच्चों का और अपने बेहतर भविष्य के लिए काम करना चाहिए। अपने पुलिस अधिकारियों को, हमारे सेंट्रल फोर्सेस के सभी जवानों को, मैं सभी को सैल्यूट करता हूँ, जिन्होंने जान की परवाह किए बिना इस लड़ाई को जीतने में, मैं बोलूँगा, समस्या को नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की है। उनको सैल्यूट है, और मेरी संवेदनाएं हैं उनके साथ, जिन्होंने अपनों को खोया है। तो उनकी बेहतरी के लिए हमारी बात नहीं हो पाई। हमने सरकारों के साथ बहुत काम किया है कि किस प्रकार से उनको आर्थिक सहायता मिले, उनको कंपैशनल ग्राउंड पे किसी न किसी को जॉब मिले, उनका एक्स ग्रेशिया, इंश्योरेंस का पैसा, ऐसी कई चीज़ें हैं जो सरकार ने, मुझे याद है, हमारी हम्म। पूरी योजनाओं को माना और हम्म। उसमें बढ़ोतरी की। तो ये लाभ उनको मिलते रहे, उनके परिवार के साथ पुलिस परिवार जुड़ा रहे, उनके दुख सुख में साथ खड़ा रहे। वैसे तो आप सरकार की नीतियों का हमेशा से हिस्सा रहे हैं, लेकिन अब सरकार को आज सिल्वर स्टोरीज के माध्यम से कोई मैसेज आप देना चाहते हैं या कुछ दरख्वास्त करना चाहते हैं इस शो के माध्यम मैं से? बोल चुका हूँ पहले कि जो रिहेबिलिटेशन है, हम्म। वो उनका अच्छा होना चाहिए, और जो ग्रामीणों के लिए जो करना चाहिए, मुझे लगता है वो फोकस और पहला होना चाहिए कि ग्रामीणों के लिए, ट्राइबल आदिवासियों के लिए जो उनकी बेसिक अमेनिटीज़ हैं, उनको पूरा करना चाहिए, ताकि ये समस्या किसी रूप में दोबारा सामने ना आए। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए 25 साल का अब छत्तीसगढ़ चुका है, तो हम छत्तीसगढ़िया लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है ये जो पहले लोग रायपुर में भी आते थे तो पूछते थे यहाँ कोई डर तो नहीं है नक्सलवाद का, बिल्कुल। ऐसे लोग भी हैं। तो मुझे लगता है वो जो एक टैग था नक्सलवाद का, वो ख़त्म होगा, और जैसे हमारी सरकारें चाहती हैं एक विकसित छत्तीसगढ़, और हमारा जो ग्रामीण इलाका है जंगल ज़मीन वाला, मुझे लगता है वो जो फॉरेस्ट है उसको प्रिजर्व किया जाए, कल्चरल आइडेंटिटी जो है ट्राइबल्स जी। की वो प्रिजर्व रहे, पीसफुल इलाका है, पीसफुल इलाके रूप में जाना जाए, ऐसी मेरी कामना है। बहुत अच्छी आपसे आज चर्चा हुई, बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना समय दिया हमारे इस खास सेगमेंट को, हमारे पॉडकास्ट को, इसके लिए आपका हृदय से आभार, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो सिल्वर स्टोरीज में ये थे आर.के. विद सर, रिटायर्ड डीजी हैं, और इनसे जिस तरह की चर्चा आज हुई है, मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट को जो जिम्मेदार भी देख रहे होंगे, उन्हें भी काफ़ी सारी बारीकी समझ में आएगी कि दरअसल ये जो परेशानी थी, जो नासूर बन चुका था, ये पनपा क्यों, किस तरह से उसे सॉल्व किया जा सकता है, और आगे 31 मार्च 2026 के आगे किस तरह की नीति
होनी चाहिए, किस दिशा में काम होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आप सुनेंगे, आप देखेंगे, आपको ये पसंद आएगा। सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। सिल्वर स्टोरीज में अगले एपिसोड में फिर किसी खास शख्सियत से बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।